हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 22 जो कि है पार्लियामेंट को कंटिन्यू करेंगे। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पीकर का इलेक्शन किस तरीके से होता है, कितना टेन्योर है, पावर्स क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है स्पीकर के। अगर स्पीकर किसी कारणवश एब्सेंट है तो उनकी जगह कौन प्रिजाइड करेगा। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी किस तरीके से इंश्योर की गई है स्पीकर की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर कौन किस तरीके से उनका इलेक्शन होता है, उनकी क्या क्या पावर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, देन हमने देखा स्पीकर प्रोटम क्या होता है, कब उसे अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है और उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो न्यू लोकसभा की सिटिंग होती है उस टाइम पे उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है वो भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने देखा कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। देन उनके क्या क्या फंक्शंस है, किस तरीके से वो प्रिजाइड करते हैं। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा को समझा, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स ऑफ राज्यसभा का देखा एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया था एंड आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। तो हम आज के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लीडर्स इन पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा में किस तरीके से लीडर्स होंगे उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीडर ऑफ द हाउस में लोकसभा की। तो अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के जो रूल्स है उसमें ये चीज़ बेसिकली मेंशन की गई है लीडर ऑफ द हाउस के बारे में। एंड लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, इफ़ ही इज़ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और अ मिनिस्टर, अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा लोकसभा के मेंबर हो। बहुत से ऐसे पास्ट में प्राइम मिनिस्टर देखने को मिले हैं जो राज्यसभा के पहले मेंबर थे एंड उसके बाद फिर वो एज अ प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, तो अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो वो जो है लीडर ऑफ द हाउस बन सकते हैं। ठीक है, और या फिर अगर वो नहीं बनना चाहते तो किसी और मिनिस्टर को बना सकते हैं और वो जो होगा वो बेसिकली मेंबर होना चाहिए लोकसभा का। यानी कि अगर लोकसभा का लीडर बनना है किसी को भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, उसे मेंबर होना पड़ेगा लोकसभा का। ठीक है, एंड अगर मान लो किसी मिनिस्टर को जो कि मेंबर है लोकसभा का, अगर उसको लीडर बना रहे हैं लोकसभा का तो उसको कौन नॉमिनेट करेगा, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। जो लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक मेंबर को नॉमिनेट कर दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि भाई ये जो मेंबर है उसको हम क्या बना रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस बना रहे हैं। एंड फंक्शन एज अ लीडर ऑफ द हाउस की तरफ वो फंक्शन करेगा वो मिनिस्टर। देर इज़ ऑल्सो अ लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। तो जिस तरीके से लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस होता है सेम आपको राज्यसभा में भी लीडर ऑफ द हाउस देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड ही इज़ अ मिनिस्टर, कि कोई भी मिनिस्टर हो सकता है वो, एंड अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, यानी राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को लीडर ऑफ द हाउस चुन लिया जाएगा एंड इट इज़ नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज सच। और कौन नॉमिनेट करेगा उस मेंबर को कि भाई यही मेंबर बनना चाहिए लीडर ऑफ द हाउस, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट करेंगे कि राज्यसभा में जो भी मेंबर्स होंगे उनमें से किसी एक मेंबर को या मिनिस्टर को जो है, मिनिस्टर जो कि मेंबर है राज्यसभा का, उसको जो है लीडर ऑफ द हाउस बना दिया जाएगा। अब हमने ये तो देख लिया कि लीडर ऑफ द हाउस कैसे बनता है, कौन बन सकता है, मेंबर होना चाहिए उसे पर्टिकुलर हाउस का, बट उसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, वो अगर लीडर ऑफ द हाउस बन रहा है तो काम क्या करेगा वो। तो आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस इज आइदर हाउस इज इंपॉर्टेंट फंक्शनरी एंड एक्सरसाइज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। यानी जो भी बिजनेस बेसिकली किया जाता है पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा में हो रहा हो राज्यसभा में हो रहा हो, तो उस कंडक्ट को जो है काफ़ी अच्छा कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करने का काम हमारा लीडर ऑफ द हाउस करता है। यानी कि एक तरीके से सारे के सारे लोगों को एक तरह से कंट्रोल करना, उनको कहना कि किस तरीके से बिल्स पास किए जाएंगे, नॉर्मल जो भी प्रोसीडिंग होती है, तो एक तरह से डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी मैम उस हाउस को कि भाई उस हाउस में, यानी जो भी लोकसभा का हाउस है तो लोकसभा का जो एज अ हाउस है वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर लीडर है कहीं ना कहीं गाइड करेगा, उनको कंट्रोल करेगा कि भाई जो भी आज की दिनचर्या है, जो भी काम डिसाइड कर रखा है वहाँ पे, तो उसी काम के अकॉर्डिंग जो है दिन में पूरा दिन भर शेड्यूल उस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ताकि लोग जो है उसी चीज़ को अच्छे से मेंटेन करें, उसको फॉलो करें एंड जिस तरीके से फिर बिल्स आते हैं उन पर डिस्कशंस होता है, उस पर वोटिंग होती है, तो वो एक तरह का डेकोरम जो है मेंटेन करके रखे। तो ये मेन चीज़ होती है लीडर ऑफ द हाउस की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ही ऑल्सो नॉमिनेट अ डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस। अब जो लीडर ऑफ द हाउस है अगर वो चाहे तो वो डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस जो है वो भी चुन सकता है। ठीक है, अगर मान लो उससे लगता है कि ज़रूरत है, काम काफ़ी ज़्यादा है, वो अकेले मैनेज नहीं कर पा रहा, तो वो एक डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस को भी इलेक्ट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, द सेम फंक्शनरी इन यूएसए इज़ नोन एज द मेजॉरिटी लीडर। ठीक है, बट अगर देखा जाएगा कि जो डिप्टी लीडर है उसकी अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन की गई है कि डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस को आप नॉमिनेट कर सकते हो, बट इंडिया में जो अभी तक एक भी डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस को नॉमिनेट नहीं किया गया है। बट ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट मे बी इतनी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो भी लीडर ऑफ द हाउस है उसके द्वारा ही सारे काम कर दिए जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक कि डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस को भी नॉमिनेट किया जाए। ठीक है,
बाकी हमने देख लिया कि जो सेम फंक्शन है यूएसए में कौन परफॉर्म करता है, मेजॉरिटी लीडर, ठीक है। जैसे हमारे लीडर ऑफ द हाउस है तो यूएसए में उसको मेजॉरिटी लीडर कहा जाता है। तो ये हमने बात कर ली लीडर ऑफ द हाउस इन केस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। अब हम देखते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी कि जैसे कि जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो एक पार्टी जो मेजॉरिटी में जीत के आई है उसको तो बेसिकली गवर्नमेंट बनाने को मिल जाता है। बट एक सेकंड पार्टी जिसके पास भले इतने वोट्स नहीं थे कि वो एक रूलिंग पार्टी के फॉर्म में बन पाए, गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए, तो उस केस में उसको क्या बना दिया जाता है, अपोजिशन पार्टी फॉर्म कर लेती है वो, ठीक है। तो इन केस ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट देयर इज़ अ लीडर ऑफ द अपोजिशन देखने को मिलता है, एंड लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन दैट हाउस। यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर हम बात करें लोकसभा में, ठीक है, तो कौन होगा बेसिकली लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो यानी ऐसी अपोजिशन पार्टी जिसके पास जो है 1/10 सीट जो है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी अगर लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ की बात करें कितनी है, 545 है, तो जो 545 सीट्स है उसका अगर 1/10 करें तो 1/10 जो होगा 545 का, उतनी कम से कम सीट्स जो होगी जिस भी पार्टी के पास होगी उसे लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही उस पार्टी को लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का टैग मिल गया है तो उसका उस अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होगा उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन कहा जाएगा। अगर हम बात करें आज प्रेजेंट डेट में, तो आज के टाइम पे कोई भी लीडर ऑफ द अपोजिशन आपको लोकसभा में देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसके पास 1/10 सीट्स जो है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस वो भी प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से एक लीडर ऑफ द हाउस जो है चुना नहीं गया। बिकॉज ये क्राइटेरिया मीट होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर मान लो जो भी हमारी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/10 सीट भी अगर कोई पार्टी नहीं लेके आ पाई तो उसको हम लीडर ऑफ द हाउस चुन नहीं सकते, ठीक है। उसको मतलब लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी जो है उसको चुन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज़रूरी है कि ऐसी अपोजिशन पार्टी जिसके पास कम से कम टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस की, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका अगर 1/10 सीट्स उसके पास है तभी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन कह सकते हैं हम, ठीक है। बट क्योंकि लोकसभा में के केस में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसके पास कम से कम 1/10 सीट्स भी हो, तो इसलिए लोकसभा के केस में अभी कोई भी लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है। बट अगर राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की ज़रूरत हमें कहाँ क्यों है बेसिकली। तो अगर हम बात करें कि ना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो उस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंश्योर करने के लिए जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। हिज मेन फंक्शन आर टू प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। यानी जो भी रूलिंग पार्टी में गवर्नमेंट है, मतलब जो भी रूलिंग पार्टी है उसने गवर्नमेंट फॉर्म करी है, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी पॉलिसीज़ लेके आएगी बहुत सारी जनता के लिए। तो वो पॉलिसी सही है नहीं है उस पर एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, मतलब क्रिटिसिज्म भी आपको इस तरीके से नहीं करना है कि आप किसी तरीके से सामने वाली पार्टी को एकदम डाउनग्रेड कर रहे हो, उसको अच्छे से काम करने नहीं दे रहे हो, एक तरह से उनके काम में इंटरफेयर कर रहे हो, वो नहीं करना। आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, यानी ऐसा क्रिटिसिज्म करना है जो एक हद तक सही भी हो, बिकॉज जनता ने चुन के जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में भेजा है। तो क्योंकि जो हमारी पीपल्स है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर सकती, जो मिनिस्टर्स हैं उनसे सवाल नहीं कर सकती, तो अपोजिशन पार्टी के पास ये पावर रहती है कि वो उन सवालों को जो है जनता की जो सवाल है पार्लियामेंट में जाके जो है मिनिस्टर से पूछे, गवर्नमेंट से पूछे कि भाई आप ये पॉलिसीज़ लेके आ रहे हो तो उससे जनता को कितना फ़ायदा है, या फिर इसका देश में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में किस तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो उन चीज़ों के ऊपर वो चाहकर मतलब उस पर जो है क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। और अगर वो क्रिटिसिज्म सही रहेगा, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अपोजिशन पार्टी के द्वारा वो सही हैं, कुछ चेंजेस उसमें लाने की ज़रूरत है, तो उससे बेटर क्या हो सकता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है क्रिटिसिज्म का कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस बात का डर रहता है कि अगर मान लो जो वो पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं अगर मान लो सही नहीं है तो सामने अपोजिशन पार्टी उन्हें क्रिटिसाइज़ करेगी। तो इससे बेटर है कि वो एक ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए जिसमें कम से कम क्रिटिसिज्म हो, और अगर क्रिटिसिज्म किया भी जा रहा है किसी पॉलिसीज़ का तो इतना होना चाहिए कि आप उसमें कुछ चेंजेस ला सकें, ठीक है। और ऐसे नहीं कि आप अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ले कि भाई अपोजिशन कुछ भी कहे हम तो बस वही करेंगे जो हमारी पार्टी चाहती है, जो भी रूलिंग पार्टी चाहती है। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपोजिशन पार्टी का लीडर होना चाहिए जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करें और उसको एक सही डायरेक्शंस में मूव करने में हेल्प करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उनके पास ये पावर भी होती है कि वो ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट का ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट अभी चल रही है उसके पैरेलल में आप एक गवर्नमेंट रन करने लग जाओ, ये नहीं। मतलब एक तरीके से आपको इस तरीके से काम करना है कि जो करंट गवर्नमेंट है अगर मान लो अच्छा काम नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं वो लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रही है, तो एक ऑप्शन होना चाहिए लोगों के पास कि भाई जो करंट गवर्नमेंट अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो बैकअप में हमारे पास अपोजिशन पार्टी है, और वो अपोजिशन पार्टी एक तरह से ऑल्टरनेट गवर्नमेंट की तरह काम करेगी कि भाई अगर ये गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हम इसकी जगह जब आएंगे आप हमें वोट दीजिए। और क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से
जब कोई भी गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके पास अगर मेजॉरिटी नहीं रहती हाउस में, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाता है, तो उस केस में जब सरकार गिर जाती है, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास एक ऑप्शन होता है कि जो भी अपोजिशन पार्टी है अगर उसके पास अच्छी खासी मेजॉरिटी अगर उसके पास आ जाती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। तो कल को अगर हमारी सरकार जो भी रूलिंग पार्टी की सरकार है वो अच्छे से काम नहीं करती तो उनके मन में एक डर रहेगा कि भाई हमारी जगह ये अपोजिशन पार्टी ले लेगी, बिकॉज जनता देख रही है और जनता को अगर लगेगा कि भाई जो अपोजिशन पार्टी है वो अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रही है रूलिंग पार्टी को और कहीं ना कहीं वो लोगों के जो आवाज़ है कहीं ना कहीं वो पार्लियामेंट में रख रही है, तो कल को वो अपोजिशन पार्टी को वोट करेंगे। तो इसलिए एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करने का काम लीडर ऑफ द अपोजिशन करता है। देन हम देखते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा आर स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन 1977, यानी कि हमारी लीडर ऑफ द अपोजिशन जो लोकसभा की बात करें चाहे वो राज्यसभा में हो, दोनों ही केस में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनको एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया, यानी लॉ के द्वारा उनको एक रिकॉग्निशन दे दिया गया था 1977 में। एंड दे आर ऑल्सो इंटाइटेड टू सैलरी, उन्हें ऐसा नहीं है कि वो फ्री में काम करते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, ठीक है, तो उनको ऐसा नहीं है, उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं और बाकी जो भी फैसिलिटीज़ होती है जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है। आप सोच सकते हो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक काफ़ी हाई होती है और जितनी सैलरी जितनी अलाउंस है कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है सेम आपको देखने को मिलेगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को मिलती है, चाहे वो लोकसभा का लीडर ऑफ द अपोजिशन हो चाहे वो राज्यसभा का हो। नेक्स्ट है कि इट वॉज इन 1969 दैट द ऑफिशियल लीडर ऑफ द अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम इसको रिकॉग्नाइज कब किया था 1969 में, कि एक ऑफिशियल लीडर ऑफ द अपोजिशन भी होना ज़रूरी है हमारे इंडिया में, ठीक है। और यूएसए की बात करें तो इस चीज़ को मतलब जो यूएसए में जो फंक्शन है कौन परफॉर्म करता है, माइनॉरिटी लीडर, यानी कि यूएसए में जो लीडर, जैसे हमारे यहाँ अभी लीडर ऑफ द हाउस है उसको वो मेजॉरिटी लीडर कहते हैं यूएसए, और हमारे यहाँ जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है यूएसए में उसको माइनॉरिटी लीडर बोला जाता है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी यूएसए और इंडिया में। देन हम बात करते हैं ब्रिटिश की, बिकॉज हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है वो एक ब्रिटिश मॉडल ही है। एंड ब्रिटिश के केस में हम देखें तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है अ यूनिक इंस्टीट्यूशन कॉल्ड शैडो कैबिनेट, ठीक है, यानी ब्रिटेन का जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पे एक यूनिक इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेगा जिसे शैडो कैबिनेट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन है वहाँ पे आपको 2 पार्टी सिस्टम देखने को मिलेगा, एक है कंजर्वेटिव पार्टी है और दूसरी लिबरल पार्टी है। तो अगर मान लेते हैं अगर एक पार्टी जो है काफ़ी मेजॉरिटी में जीत के आई है, वो रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट फॉर्म कर दी है, तो जो दूसरी पार्टी होगी उसको अपोजिशन पार्टी बोला जाएगा। और वो अपोजिशन पार्टी जो है बेसिकली बैलेंस करने के लिए एक रूलिंग कैबिनेट को, मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसका जो एक कैबिनेट होगा, कैबिनेट में जो भी मिनिस्टर्स होंगे उन्हें पर्टिकुलर मिनिस्ट्री असाइन की जाएगी और वो उस केस में अपनी अपनी मिनिस्ट्री में जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। तो उस केस में जो एक अपोजिशन पार्टी है वो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए वो भी क्या करेगी, एक फ्यूचर मिनिस्टीरियल ऑफिस को क्रिएट करेगी। यानी कि अगर मान लेते हैं जो भी करंट में जो भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट में जो भी कैबिनेट है, जैसे मान लो एक पर्सन है जिसको मान लो हेल्थ मिनिस्ट्री मिल रखी है, एक पर्सन बी है जिसको रेलवे मिनिस्ट्री मिल रखी है, एक पर्सन सी है जिसको एजुकेशन मिनिस्ट्री मिल रखी है। तो ये जो रूलिंग कैबिनेट है उसका ये आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है वो भी क्या करती है, फ्यूचर मिनिस्टीरियल ऑफिसेस क्रिएट कर देती है, यानी वो भी अपना एक कैबिनेट फॉर्म करती है। उस कैबिनेट में वो मान लेते हैं एक्स पर्सन होगा उसको हेल्थ मिनिस्ट्री दे देंगे, वाई पर्सन होगा जिसको आप रेलवे मिनिस्ट्री दे देंगे, जेड पर्सन होगा जिससे एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दिया जाएगा। भले ही उन एक्स वाई जेड जो भी पर्सन होंगे उनके पास कोई पावर नहीं है उस फील्ड में, बिकॉज पावर किसके पास है, जो रूलिंग पार्टी की कैबिनेट है उसके पास पावर है, वो फंक्शन करेंगे। बट ये जो अपोजिशन पार्टी ने एक शैडो कैबिनेट बनाया है, यानी एक तरह से अपने अपने जो भी मेंबर्स हैं उनको एक मिनिस्ट्री का काम दे दिया गया है, सो दैट वो पर्टिकुलर मिनिस्टर जो है, जैसे मान लो जो एक्स पर्सन है जिससे हेल्थ मिनिस्ट्री मिल रखी है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर बना रखा है, तो उसके पास कोई पावर नहीं है बट एक शैडो कैबिनेट की तरह काम करेगा। तो वो एक्स पर्सन कहीं ना कहीं जो पर्सन ए है, जो रूलिंग कैबिनेट का जो पर्सन ए है जिसको हेल्थ मिनिस्ट्री दे रही है, उसके पास पावर भी है, तो कहीं ना कहीं उसके कामों को वो देखेगा। अगर वो काम अच्छे से कर रहा है तो ठीक है, अगर वो काम गलत कर रहा है, कुछ भी एक ऐसी पॉलिसीज़ लेके आ रहा है जो जनता के लिए सही नहीं है, उसे क्रिटिसाइज़ करने का काम जो ये करेगा। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे जो रूलिंग कैबिनेट में जो भी आपके मिनिस्टर्स होंगे तो उसके अपोजिट में एक शैडो कैबिनेट बना दी जाएगी जो कहीं ना कहीं उन मिनिस्टर्स के काम को क्रॉस चेक करेंगे। तो इन केस अगर मान लो जो रूलिंग पार्टी वो अच्छे से काम नहीं करती है और उसको गवर्नमेंट को वहाँ पे गिरा दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट जो है अपनी मेजॉरिटी लॉस कर देती है, जो भी उनका ब्रिटेन का पार्लियामेंट है वहाँ पे, तो उस केस में अगर मान लो गवर्नमेंट गिर गई, उनकी सरकार गिर गई, तो जो अपोजिशन पार्टी है उनके पास ऑलरेडी एक बैकअप में कह सकते हैं कैबिनेट ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ऑलरेडी जो उन्होंने अपने XYZ लोगों को जो भी मिनिस्ट्री दी है, तो वो जब उस पर्टिकुलर केस में जब पावर में आएंगे तो उनके पास ऑलरेडी उनको पता है कि उन्हें किस तरीके से काम करना, बिकॉज उनको ऑलरेडी इस तरीके से ट्रेन कर दिया जाता है कि आपको भाई इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको काम करना है। तो जल्दी से आके जब भी वो पावर में आएंगे तो वो अपना अपना काम ईजिली स्टार्ट कर लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने वो चीज़ देखी है कि किस तरीके से वहाँ पर
पॉलिसीज़ लाने, किस तरीके से काम करना, बिकॉज जो रूलिंग कैबिनेट थी उनको वो देख रहे थे वो सारे मिनिस्टर्स क्यों किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसलिए एक तरीके से वहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ को काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है जो शैडो कैबिनेट बनाई जाती है अपोजिशन पार्टी के द्वारा। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं कि इन दिस शैडो कैबिनेट ऑलमोस्ट एवरी मेंबर इन द रूलिंग कैबिनेट, मतलब हर एक मेंबर जो होगा रूलिंग कैबिनेट का इज शैडोड बाय अ करस्पॉन्डिंग मेंबर। उसको शैडो कौन करेगा? करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी। यानी एक मेंबर, एक एक्स ए था रूलिंग पार्टी का, तो उसको शैडो कौन कर रहा है? एक्स पर्सन जो कि अपोजिशन पार्टी का है। बी मेंबर, उसको शैडो कौन कर रहा है? वाई मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी। और कहीं ना कहीं वो उसकी बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें वो करता रहेगा तो उसको क्रॉस चेक करने का काम करेगा वो करस्पॉन्डिंग मेंबर जो है अपोजिशन कैबिनेट का। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस शैडो कैबिनेट सर्व एज द ऑल्टरनेट कैबिनेट की तरह काम करेगा इफ देर इज़ अ चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाती है तो उस केस में ये जो शैडो कैबिनेट था, जो मतलब एक तरह से शैडो में रह रहा था, तो क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो एक ऑल्टरनेटिव कैबिनेट की तरह वो काम करने लग जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई कह सकते हैं कि जो एवर जेनिंग्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो होती है एज द ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब जो लीडर होता है अपोजिशन पार्टी का। ठीक है, हमारे केस में जैसे कि मैंने बताया कि प्रेजेंट में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है बिकॉज किसी भी पार्टी के पास 110 सीट्स नहीं है लोकसभा की जो भी होनी चाहिए। बट अगर मान लो होती तो उस समय जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उससे एक ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। बिकॉज अगर आज की डेट में जो भी हमारी करंट गवर्नमेंट है वो अगर अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर देती है, सरकार उनकी गिर जाती है, तो उस केस में जो भी लीडर ऑफ द हाउस होता, बट अभी नहीं है, बट अगर कोई भी लीडर ऑफ द पोजीशन होता तो वो उस अपोजिशन पार्टी का जो भी लीडर होता उससे एक ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता। एंड वो ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर की तरह काम ऑलरेडी कर ही रहा था। एंड क्योंकि सरकार गिर गई तो वो एज अ प्राइम मिनिस्टर की तरह फिर काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसके पास इतनी मेजॉरिटी है, वो हाउस में अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर पाता है, तो प्रेसिडेंट जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो इसलिए एवर जेनिंग्स का मानना भी यही है कि जो लीडर ऑफ द पोजीशन है उसको आप नॉर्मल कोई छोटा मोटा मत समझो, वो एक ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करता है। और क्योंकि वो एक ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है तो उसके पास जो भी स्टेटस है, मतलब जो भी पावर्स है वो भी उसको मिलेगी। एंड ही एन्जॉय द स्टेटस ऑफ अ मिनिस्टर। एक मिनिस्टर का जो स्टेटस होता है वही भी एक स्टेटस जो लीडर ऑफ अपोजिशन को मिलता है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो पे भी करती है उसको। ठीक है, तो एक छोटा मोटा ऑफिस आप नहीं समझ सकते, एक छोटी मोटी पोस्ट आप नहीं समझ सकते लीडर ऑफ अपोजिशन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है लीडर ऑफ अपोजिशन प्ले करता है। इन केस अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो आपको देखने को मिलेगा कि वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ वो काम करते हुए आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हमने जो है इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है। पहले हमने देखा लीडर ऑफ द हाउस को, देन हमने लीडर ऑफ अपोजिशन को समझा। अब हम समझते हैं विप क्या होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जो भी हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, इन दोनों के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ना ही लीडर ऑफ द हाउस के बारे में कुछ बताया था, ना ही लीडर ऑफ द अपोजिशन के बारे में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो इनके बारे में कहाँ हमें देखने को मिला? तो जो रूल्स ऑफ द हाउस होते हैं, यानी जो भी हाउस के रूल्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हाउस के रूल्स हो चाहे राज्यसभा के हाउस के रूल्स हो, तो उन रूल्स के बारे में लीडर ऑफ द हाउस के बारे में मैंशन किया गया है। एंड जो पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट है उस स्टैट्यूट में जो है लीडर ऑफ द पोजीशन के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफिस ऑफ विप की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो विप है वो भी हमारे ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है कि विप क्या चीज़ होती है, कौन होगा वो विप, और ना ही आपका जो रूल्स ऑफ हाउस है और ना ही पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। यानी जो तीन चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ मेंशन किया होता था, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो रूल्स ऑफ द हाउस में या फिर पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में, इन तीनों ही जगह पे विप के बारे में कुछ भी मैंशन नहीं किया गया है। तो फिर ये बेसिकली हमने कहाँ से इसको लिया और क्यों हम इसको फॉलो करते हैं? तो आपको देखने को मिलेगा जो कन्वेंशंस चली हुई आ रही हैं, जो कह सकते हैं इतने टाइम से जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो भी है देश की, जो भी कन्वेंशन फॉलो कर रही है, उसी कन्वेंशन के तहत जो है हमारी जो पार्लियामेंट है वो विप को यूज़ करती है और उसको फंक्शन, मतलब जो भी फंक्शंस होते हैं विप के वो परफॉर्म करती है। ठीक है, देन आपको देखने को मिलेगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, वेदर रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन पार्टी, उनका अपना अपना विप होता है पार्लियामेंट में। तो विप क्या है? विप एक बेसिकली पर्सन है जिसको एक विप की तरह विप कहा जाता है, जिसका मेन काम आपको क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले हमने ये समझा कि जो मतलब जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो आपकी अपोजिशन पार्टी, उन दोनों के पास अपना खुद का विप होगा। एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू सर्व एज अ असिस्टेंट फ्लोर लीडर। और इसको विप को कौन अपॉइंट करता है? पॉलिटिकल पार्टी। यानी मान लो जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी पार्टी के किसी एक मेंबर को विप बना देगी, और जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी पार्टी में से किसी एक मेंबर को विप बना देगी। और उनका मेन काम क्या होगा? एक असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एक हेल्प प्रोवाइड करनी फ्लोर लीडर को। ठीक है,
and he is charged with the responsibility of ensuring the attendance of his party members in large members and assuring their support in favor or against a particular issue। ठीक है, यानी कि अब हम बात करते हैं रूलिंग पार्टी की एग्जांपल लेते हैं कि जो भी आपकी रूलिंग पार्टी आज की डेट में मान लो बीजेपी है, ठीक है, तो बीजेपी ने क्या किया, जैसे वो पार्टी मतलब आई होगी तो उसने अपने किसी एक मेंबर में से किसी एक पर्सन को, ज़्यादातर देखा जाता है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है पार्टी का उसको विप बना दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही उस पर्सन को आपने विप बना दिया तो उसका मेन काम जो होगा कि जो भी आपकी पार्टी है उसकी अटेंडेंस लेना। ठीक है, कि मतलब सारे के सारे मेंबर्स हाउस में प्रेजेंट है या नहीं, कौन कौन है जो छुट्टी ले रहा है, कौन है जो इतने टाइम से पार्टी में प्रेजेंट नहीं है, मतलब हाउस में प्रेजेंट नहीं है, मीटिंग्स जो होती है उसमें वो अटेंड नहीं रहता। तो ये सब जानकारी जो है रखना, एक विप जो भी विप बनाया जाएगा जिसको, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब इन्फॉर्मेशन को रखें। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो उस मेंबर का ये होता है कि अगर मान लो कोई भी पॉलिटिकल इशू पे बातचीत हो रही है उस पर्टिकुलर हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, तो उस हाउस में जो भी बातचीत हो रही है, जो भी मान लो वोटिंग उस पर्टिकुलर इशू में करवाई जा रही है, तो उस समय वो सारे मेंबर्स को कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करना कि भाई 2 दिन बाद हम इस इशू के ऊपर जो है हाउस में वोटिंग होने वाली है, तो आप सभी को प्रेजेंट रहना पड़ेगा। और जिस तरीके से आप चाहते हो कि आप उस पर्टिकुलर वोटिंग में अपने अपने अगेंस्ट में वोट करोगे या फेवर में वोट करोगे, वो कहीं ना कहीं जो है उनको उस चीज़ में सपोर्ट प्रोवाइड करता है विप। तो एक तरीके से हाउस में जो भी आपका लीडर है, जो भी लीडर ऑफ द हाउस है, उसको एक असिस्टेंस करने का काम करने में हेल्प करता है विप। ठीक है, तो जिस तरीके से रूलिंग पार्टी की विप होती है उस तरह से अपोजिशन पार्टी जो होती है उनका भी विप होता है, जो कहीं ना कहीं जो मेंबर्स होते हैं अपोजिशन पार्टी के, उनको उनकी अटेंडेंस रखना, कितने लोग प्रेजेंट है कितने लोग प्रेजेंट नहीं है, कोई भी इशू कोई भी बिल आ रहा है तो उस केस में उन सभी को प्रेजेंट रहना है, उसके बारे में उन सभी मेंबर्स को बताना है एडवांस में, ताकि वो उस पर्टिकुलर दिन में प्रेजेंट रहे। और जब भी वोटिंग हो रही हो तो उस केस में किस तरीके से वोट करना है, फेवर में करना है अगेंस्ट में करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेंबर्स को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, विप करता है। साथ ही साथ देखिए इसका एक और काम होता है कि रेगुलेट करता है या मॉनिटर करता है देयर बिहेवियर इन द पार्लियामेंट। ठीक है, एंड द मेंबर आर सपोर्टेड टू फॉलो द डायरेक्शंस गिवन बाय द विप। और जो भी डायरेक्शंस विप ने दी है कि भाई आपको ये जो पर्टिकुलर बिल आएगा उसको फेवर ही करना है, मतलब कोई भी मेंबर जो होगा उस पर्टिकुलर हाउस का वो विप की जो भी डायरेक्शंस है उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आप विप जो भी विप जिससे बनाया हुआ है, जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर को विप बनाया हुआ है और उसने जो भी डायरेक्शंस दी हैं, तो वो सारी की सारी डायरेक्शंस को मेंबर्स को, जो भी हाउस ऑफ द मेंबर उन्हें माननी पड़ेगी। इन केस अगर वो उस डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ, जैसे कि हम देखा था, एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स चला दी जाती है, कि उसमें भी हमने देखा था किस तरीके से डिफेक्शन होता है कि अगर कोई मेंबर हाउस की जो भी डायरेक्शंस है उसको फॉलो नहीं कर रहा, अगर मान लो जो भी बिल पास हो रहा है उस बिल में सभी को बोला गया था कि भाई आप सभी को उसके फेवर में वोट करना है, बट वो पर्सन तो भाई जिद पड़ा हुआ है कि भाई मैं इसको फेवर पे वोट नहीं करूँगा, मैं तो उसको अगेंस्ट में वोट करूँगा, तो कहीं ना कहीं वो जो मेंबर है अपने पार्टी की जो डायरेक्शन है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में उस पर एंटी डिफेक्शन जो है प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक मेंबर जो है सपोर्ट करे और कहीं ना कहीं फॉलो करे उन डायरेक्शंस को जो डायरेक्शंस विप के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, अदरवाइज डिसिप्लिनरी एक्शंस वॉज टेकन, यानी अगर वो विप के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता, अगर विप ने बोला है कि भाई 2 दिन बाद मीटिंग है, सबको प्रेजेंट होना है, तो सबको प्रेजेंट होना है हर हालत में। और अगर उसने बोला है कि जो पर्टिकुलर बिल आ रहा है या फिर जो भी पॉलिटिकल इशू पे बात करनी है उस केस में सभी को उसके फेवर में बात करनी है, सभी को उसके फेवर में वोट करना है, तो सभी को वो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिया जाएगा उस पर्सन के खिलाफ। तो आप देख सकते हो कि विप की कितनी इंपॉर्टेंस हमारे दी हुई है और इसको बेसिकली हमने किस तरीके से फॉलो किया है, जो कन्वेंशंस चली आ रही है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की उसके थ्रू हम इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सम्मनिंग, यानी जो पर्टिकुलर सेशन है उसको टाइम टू टाइम सम्मन करने के बारे में कौन बताता है। तो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब प्रेसिडेंट भी कब करते हैं, जब आप देखोगे बैकग्राउंड में हमारे प्राइम मिनिस्टर है एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप जो है पर्टिकुलर हाउस को सम्मन करने के बारे में नोटिस दे दीजिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का काम यह है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम वो हाउस को, ईच हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, ठीक है, ईच हाउस यानी कि लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी सम्मन करना है टाइम टू टाइम, वो किसकी जिम्मेदारी है, हमारे प्रेसिडेंट की। ठीक है, और क्यों, बिकॉज हर एक हाउस जो है चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा एक टाइम टू टाइम मिलती रहे और अपना जो भी सेशन है वो चालू रखे और जो भी उनको काम दिए गए हैं, प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं, वो सब अच्छे से हो, वो कहीं ना कहीं इंश्योर करने का काम हमारे प्रेसिडेंट का होता है। और जो मैक्सिमम गैप होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में पार्लियामेंट के, वो कभी भी 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि 3 सेशन यूजुअली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, तो एटलीस्ट मतलब 2 बार तो मिलना ही चाहिए। 2 से ज़्यादा बार मिल रही है तो मोर देन सफिशेंट है, पर एटलीस्ट 2 टाइम्स उसको मिलना ही पड़ेगा एक साल में। और जो भी उनके काम वाम है
जैसे कोई बिल पास करवाना, कुछ भी इश्यूज़ पे बात करना, तो वो सेशंस में उससे करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड दे आर यूजुअली 3 सेशंस इन अ ईयर। यूजुअली देखा जाए तो 3 सेशन होते हैं साल में। सबसे पहला जो होता है बजट सेशन होता है, जो कि फरवरी में शुरू होता है, मई तक चलता है। और मानसून सेशन है, जुलाई में शुरू होता है, सितंबर तक चलता है। विंटर सेशन है, नवंबर में शुरू होता है, दिसंबर तक चलता है, ठीक है। तो यानी एक साल में 3 सेशंस पार्लियामेंट के फिक्स करे गए हैं, और 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और पार्लियामेंट जो है एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मतलब साल में 2 बार उसको मिलना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी लोकसभा को भी आना पड़ेगा, अपने हाउस में बैठना पड़ेगा, जो भी कामकाज उन्हें दिए जाते हैं वो सब करना पड़ेगा। सिमिलर राज्यसभा को भी। अ सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट इज द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ अ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन इन केस ऑफ लोकसभा। यानी कि एक सेशन को हम कब कहेंगे कि वो एक सेशन है पार्लियामेंट का, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे कि हमने देखा बजट सेशन है, तो बजट जो है फरवरी में स्टार्ट होता है। तो मान लेते हैं 1 फरवरी को ये स्टार्ट होना था, तो प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भाई 1 फरवरी से लोकसभा जो है राज्यसभा दोनों अपना सेशन स्टार्ट करेंगी। तो उन्होंने इस चीज़ को सम्मन कर दिया, ठीक है। तो उस दिन स्टार्ट हो गया, और फिर मान लेते हैं कि 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक वो अच्छे से उन्होंने उस पर्टिकुलर सेशन में जो भी काम करने थे वो काम उन्होंने किए। उसके बाद जो है, जो भी आप देखोगे आगे किस तरीके से प्रोरोग किया जाता है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो हाउस को समन कर रहे हैं, जिस दिन हाउस मिल रहा है, फर्स्ट सिटिंग कर रहा है, उसके बाद जो हाउस को प्रोरोग करना है, यानी हाउस की जो लास्ट सिटिंग होगी, तो वो एंड करने का काम किसका होगा? प्रेसिडेंट का होगा। प्रेसिडेंट उस सेशन को एंड करने के लिए वो प्रोरोग कर देंगे, ताकि जो मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर सेशन में उनका जो काम था ख़त्म हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट सेशन आएगा तब फिर से जो है प्रेसिडेंट उसको सम्मन करेंगे, फिर वो अपना काम काज शुरू करेंगे, एंड देन वापस से उसको प्रोरोग कर देंगे। तो इस तरीके से सेशन को स्टार्ट करवाना ये भी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है, और सेशन को एंड करने की भी जिम्मेदारी हमारे प्रेसिडेंट की है, ठीक है। और जो 2 सेशंस जो होते हैं उसके बीच का जो टाइम होता है, मान लो 1 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक वो पर्टिकुलर सेशन चला, और 20 फरवरी से मान लो वो ख़त्म हो गया, प्रोरोग हो गया है। अब नेक्स्ट सेशन जो मानसून सेशन का है, मान लो वो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो यानी जो 20 फरवरी से लेके जो 1 जुलाई तक का पीरियड था, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस एंड रीअसेंबली ऑफ इन अ न्यू सेशन, ठीक है, कि एक फर्स्ट टाइम पे जहाँ पे हाउस को प्रोरोग किया जा रहा है, उसके बाद जो न्यू सेशन का जो रीअसेंबल हो रहे हैं वापस से हमारे जो हाउस हैं, तो उसके बीच का जो टाइम है उसको हम रिसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डिफरेंट तरीके हैं, किस तरीके से हाउस को आप एंड कर सकते हो, वो हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडजॉर्नमेंट की, उसके बाद एडजॉर्नमेंट सेंडाई, देन प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और सभी के जो मतलब हैं, डेफिनेशंस है, वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे कि एक सेशन जो होता है पार्लियामेंट का, उसमें आपको बहुत सारी मीटिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। मान लो आप बजट सेशन की बात करें, जो कि फरवरी से लेकर मई तक चलता है, तो उस पर्टिकुलर सेशन में आपको बहुत सारी मीटिंग्स देखने को मिलेगी, जो कि हर दिन आप देखोगे कि डिफरेंट मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं। ईच मीटिंग ऑफ अ डे कंसिस्ट ऑफ 2 सिटिंग, ठीक है। मतलब हर एक दिन जो मीटिंग होती है उसमें 2 सिटिंग होती हैं, 2 बार वो बैठते हैं। पहली सिटिंग मॉर्निंग टाइम पे होती है, जहाँ पे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक वो लोग मिनिस्टर्स जो है, मेंबर्स जो है हाउस के बैठते हैं। उसके बाद पोस्ट लंच सिटिंग, यानी 11 से 1 हुआ, 1 से 2 बजे के बीच में लंच होता है, फिर 2 से लेकर 6 बजे तक आपका सेकंड सिटिंग होती है। तो यानी हर दिन आपको इस तरीके से 2 सिटिंग्स देखने को मिलेंगी, एक मॉर्निंग में और दूसरा लंच के बाद। अब हम बात करते हैं कि जो सिटिंग होती है पार्लियामेंट की कैन बी टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो याद रखना कि जो एक सिटिंग है, अगर पार्लियामेंट के उसको टर्मिनेट करना है तो उसको टर्मिनेट किया जाता है बाय एडजॉर्नमेंट, या फिर एडजॉर्नमेंट साइन डाई, और प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। तो ये चारों तरीके से आप एक हाउस की जो एक दिन की जो सिटिंग है उसको आप टर्मिनेट कर सकते हो, यानी उस पर्टिकुलर सिटिंग को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोकसभा में, ठीक है, कि जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो उन्होंने मॉर्निंग की जो मीटिंग थी 9 बजे से 11 बजे से लेकर 1 बजे तक उन्होंने मीटिंग करी। उसके बाद जो लीडर ऑफ़ द हाउस होगा, ठीक है, सॉरी, जो यानी लीडर ऑफ़ द हाउस नहीं, प्रिजाइडिंग हाउस यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होगा उस पर्टिकुलर हाउस का, वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट करने की पावर जो है एडजॉर्नमेंट के थ्रू किसकी है? हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। यानी लोकसभा में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जैसे स्पीकर हो गया, अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर हो गए। राज्यसभा में कौन होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर? चेयरमैन होते हैं, अगर चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन हो गए। तो ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उस पर्टिकुलर सिटिंग जो है पार्लियामेंट की उसको टर्मिनेट कर सकते हैं एडजॉर्नमेंट के थ्रू, एडजॉर्नमेंट सेंडाई के थ्रू, प्रोरोगेशन के थ्रू, डिसोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम एडजॉर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो वो एक जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो बोल रहे हैं कि भाई हमने 11 से 1 वाली मीटिंग जो थी कर ली है, बट उसके बाद जो 2 से 6 वाली मीटिंग थी वो हम नहीं कर रहे हैं, और हम यहाँ पे एडजॉर्नमेंट कर रहे हैं, यानी जो नेक्स्ट सिटिंग होगी वो बता देंगे कब होगी, ठीक है। तो एन एडजॉर्नमेंट सस्पेंड द वर्क, एंड जब भी एडजॉर्नमेंट के थ्रू आप किसी भी सिटिंग को टर्मिनेट करते हो, उसको ख़त्म करते हो, तो इट मीन्स आप जो उस टाइम का जो भी काम है उसको आप सस्पेंड कर रहे हो,
इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। एक स्पेसिफाइड कर दिया जाता है कि कितने कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक आप उस मीटिंग को मतलब एक तरह से सस्पेंड कर रहे हो, और वो टाइम आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, या तो कुछ घंटों के लिए वहाँ पे आप टर्मिनेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ दिन के लिए या फिर कुछ वीक्स के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 2 फरवरी को, ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि बजट सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, तो 2 फरवरी को बजट सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जो भी उस दिन की सिटिंग होनी थी मॉर्निंग में और इवनिंग में वो अच्छे से हो गई। 3 फरवरी को भी अच्छे से मॉर्निंग और इवनिंग की सिटिंग हो गई। 4 फरवरी को मान लेते हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा के केस में जो स्पीकर हैं, उन्होंने एडजॉर्नमेंट कर दिया कि भाई ये जो सिटिंग है 2 दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है, यानी जो मीटिंग है, जो भी सेशन मतलब जो भी सिटिंग चल रहा है वो 2 दिन के लिए सस्पेंड हो जाती है। तो उस केस में जो 5 फरवरी और 6 फरवरी को जो भी मीटिंग होनी थी वो कैंसिल हो जाएगी। अब जो हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं वो सीधे डायरेक्ट कब मिलेंगे, 7 फरवरी को मिलेंगे। एंड 7 फरवरी को जो भी आपका फिर नॉर्मल काम वाम जो भी होगा फिर वो आपको कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो एक तरीके से कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए उस पर्टिकुलर सिटिंग को टर्मिनेट कर देना, सस्पेंड कर देना, ये जो है एडजॉर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। कौन किसको करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडजॉर्नमेंट साइन डाई में क्या होता है। एडजॉर्नमेंट साइन डाई का यहाँ पे मतलब है टर्मिनेट करना सिटिंग ऑफ ए पार्लियामेंट फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड के लिए, यानी कि यहाँ पे टाइम को मेंशन नहीं किया गया कि किस टाइम तक के लिए जो है उस हाउस को टर्मिनेट किया जाएगा। जिस तरीके से एडजॉर्नमेंट में हमें देखने को मिला था कि कुछ घंटे, कुछ दिन या फिर कुछ हफ्तों के लिए यहाँ पे सस्पेंड किया जाता है सिटिंग को, बट एडजॉर्नमेंट साइन डाई जब लगाया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा तो वो ऐसे टाइम पे लगाया जाता है जहाँ पे अगर मान लो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, मान लो 2 फरवरी को हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद नॉर्मल प्रोसीडिंग चलती रही 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद 30 फरवरी को मान लो सेशन ख़त्म होना था, ठीक है। तो उस 30 फरवरी को सेशन खत्म होना है क्योंकि अच्छे से जो भी मीटिंग वगैरह थी सब हो गई हैं। उस केस में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, क्योंकि वो हाउस को प्रोरोग नहीं कर सकते, क्योंकि हाउस को प्रोरोग करने की जो पावर है वो हमारे सिर्फ प्रेसिडेंट को दी गई है, तो जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो क्या करेंगे फिर, ठीक है, किस तरीके से सेशन को टर्मिनेट तो करना ही है, तो वो टर्मिनेट करने के लिए वो एडजॉर्नमेंट साइन डाई के थ्रू टर्मिनेट कर देंगे उस पर्टिकुलर सेशन को। एंड जब भी टर्मिनेट एडजॉर्नमेंट साइन डाई के द्वारा किया जाएगा तो वहाँ पर वो नहीं बताएंगे कितने दिन के बाद हमें मिलना है, कब मिलना है, क्या मिलना है, तो वो उसके बारे में कोई भी टाइम वहाँ पर मैंशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स व्हेन द हाउस इज़ एडजॉर्न्ड विदाउट नेमिंग अ डे, मतलब बिना ये बताए कि कब आपको मिलना है, कितने दिन के लिए इसको टर्मिनेट किया जा रहा है और कब आपको वापस से रीअसेंबल होना है, तो उसका मतलब एडजॉर्नमेंट साइन डाई लगाया गया है। एंड द पावर ऑफ एडजॉर्नमेंट साइन डाई एज वेल एज एडजॉर्नमेंट की वो पावर किसको दी गई है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी लोकसभा केस में स्पीकर को पावर मिली है कि वो एडजॉर्नमेंट जब भी लगाना है या फिर एडजॉर्नमेंट साइन डाई लगा सकते हैं। राज्यसभा के केस में चेयरमैन को मिली हुई है, ठीक है। ही कैन ऑल्सो कॉल अ सिटिंग ऑफ द हाउस बिफोर द डेट और टाइम टू विच इट हैज़ बीन एडजर्न्ड और एट एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैज़ बीन एडजर्न्ड साइन डाई। तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि अगर हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हाउस की सिटिंग को एडजर्न कर रहे हैं, तो अर्जन यहाँ पे किया गया मान लो 2 दिन का, तो यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनके पास ये पावर है कि भले ही 2 दिन का उन्होंने अर्जन किया है, बट उस पर्टिकुलर डेट या टाइम जो भी उन्होंने बताई है उससे पहले वो भी बुला सकते हैं हाउस को, बोल सकते हैं कि भाई भले ही हमने 2 दिन का यहाँ पर टर्मिनेट किया, बट उससे पहले अगर मान लो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई कुछ ज़रूरी काम है तो वो उस 2 दिन से पहले भी बुला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब 2 दिन का बोल दिया तो इट मीन्स फिक्स है, उसके बाद ही मिलना है, उससे पहले भी मिल सकते हैं। और अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सभी को बोल दिया, सभी मेंबर्स को बोल दिया कि भाई 2 दिन पहले ही हमें सिटिंग करनी है, तो वहाँ पे वो चीज़ की जा सकती है। इसके अलावा एट एनी टाइम आफ्टर द हाउस हैज़ बीन एडजर्न्ड साइन डाई, यानी वो पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे हाउस को एडजर्न कर दिया गया है तो उसके बाद भी चाहे तो अगर वो बुलाएं सिटिंग के लिए तो वो लोगों को आना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पे मेन डिफरेंस आपको जो याद रखना है वो याद रखना है एडजर्न और एडजर्न साइन डाई का, कि जब भी एडजर्न किया जाएगा तो एक स्पेसिफाइड टाइम को मेंशन किया जाएगा कि कितने दिनों के लिए कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है जितने दिनों के लिए यहाँ पे मान लो 2 हफ्तों के लिए एडजर्न किया गया है तो 2 हफ्तों के बाद ही मिलना ही ज़रूरी नहीं है। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लगता है कुछ काम ज़रूरी है तो 2 हफ्तों से पहले भी वो बुला सकता है, और जिस दिन भी उसने बुलाया है मीटिंग के लिए उस दिन सबको फिर आना भी पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं मार सकता कि भाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तो 2 दिन का मतलब छुट्टी दे दी है, फिर 2 दिन के लिए सेशन को ख़त्म मतलब जो सिटिंग है उसको टर्मिनेट कर दिया, तो उससे पहले क्यों बुला रहे हैं लोग। उनके पास पावर है कि वो उस मतलब जो टाइम उन्होंने मेंशन किया उससे पहले भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो एडजॉर्नमेंट में एक टाइम को स्पेसिफाई कर दिया जाता है और एडजॉर्नमेंट साइन टाइम में एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता कि कब आपको मिलना है, कितने दिनों के लिए आपको सिटिंग से टर्मिनेट किया जा रहा है, मतलब जो सेशन की सिटिंग्स है उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, तो वो चीज़ मेंशन नहीं की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन में हम देखें तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर और चेयरमैन डिक्लेयर द हाउस एडजर्न साइन डाई व्हेन द बिजनेस ऑफ अ सेशन इज़ कंप्लीट।
ठीक है। यानी कि जब हाउस का जो भी बिज़नेस है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा का, उनका जो भी बिज़नेस था, जो भी उनका काम था कि उस पर्टिकुलर सेशन में जो जो नए बिल्स पास करने हैं या फिर जो भी डिस्कशन करना है, वो सब उन्हें लगता है कि पूरा हो चुका है। अब फाइनली हाउस को मतलब ख़त्म होने का टाइम आ गया है, इस पर्टिकुलर सेशन का ख़त्म होने का टाइम आ गया है। तो उस टाइम पे जो भी हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, लोकसभा केस में स्पीकर है, तो वो लोकसभा को जो है जन साइन कर देंगे। और राज्यसभा के केस में जो हमारे चेयरमैन है, वो अपने हाउस को जो है, क्योंकि उनका बिजनेस जो है इस पर्टिकुलर सेशन का ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, तो उस केस में वो एडजॉर्न साइन कर देंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़, मतलब जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एडजॉर्न साइन कर दिया है अपने अपने हाउस को, तो उसके कुछ हफ्तों या फिर कुछ दिनों के अंदर जो है प्रेसिडेंट आएंगे और प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन को इशू करेंगे, जहाँ पे वो उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि जो सेशन है, चाहे वो बजट सेशन है, मानसून सेशन है, विंटर सेशन है, उसको प्रोरोग करने की बात की गई होगी उस नोटिफिकेशन में। हाउ एवर द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस विद इन अ सेशन, मतलब ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सेशन को ख़त्म होने जैसे ही सेशन ख़त्म होने वाला था, उनका जो भी काम था जब ख़त्म हो गया, तब उन्होंने एडजॉर्न साइड आई किया है। तो एडजॉर्न साइड आई के बाद जो है प्रोरोगेशन, नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एडजॉर्न साइड कर दिया है, तो उससे कुछ दिनों बाद प्रेसिडेंट वहाँ पे नोटिफिकेशन देके उस सेशन को प्रोरोग कर देते हैं। बट प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो चलते हुए सेशन को, ठीक है, कि भले यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अभी कोई इस तरीके से एडजॉर्न साइड नहीं किया है, हाउस को ख़त्म नहीं किया है, बट प्रेसिडेंट चाहे तो सेशन को चलते चलते हुए सेशन को प्रोरोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। और अगर प्रेसिडेंट ने इस तरीके से चलते हुए सेशन को प्रोरोग कर दिया है, तो इट मीन्स वो सेशन जो है उस टाइम के लिए मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर मान लो बजट सेशन को उन्होंने प्रोरोग कर दिया, तो बजट सेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो नया सेशन आता है, जो नेक्स्ट सेशन होता है, जो कि हमारा मानसून सेशन होता है, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है, तो उस टाइम पे फिर उस सेशन में जो फिर से हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो आके बैठेंगे और जो भी उनका बचा कुचा काम होगा तो वो उस टाइम पे फिर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन आपको याद रखना है कि सिर्फ लोकसभा का ही होता है, हाउस राज्यसभा का नहीं होता, बिकॉज राज्यसभा जो होती है एक परमानेंट हाउस होता है, तो इसलिए उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ओनली लोकसभा जो है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। अनलाइक अ प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन एंड द एवरी मतलब वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस, ठीक है। तो प्रोरोगेशन में तो आपको देखने को मिला था कि आपका जो सेशन है उसको आप ख़त्म कर रहे हो, पर जब भी डिसोल्यूशन होता है तो जो इंटायर लाइफ होती है उस पर्टिकुलर हाउस की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। जो लोकसभा है वो पूरा का पूरा जो है डिसॉल्व हो जाता है, यानी वो ख़त्म हो जाता है, सरकार वहाँ पे गिर जाती है। एंड न्यू हाउस इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द जनरल इलेक्शंस, यानी जब जनरल इलेक्शंस नहीं होंगे उस दौरान जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी, फिर वो अपना जो भी काम वाम है स्टार्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का, वो दो तरीक़ों से किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, जहाँ पे बोला गया है कि एक्सपायरी ऑफ इस टेन्योर ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल का जो टेन्योर होता है लोकसभा का, अगर वो 5 साल पूरे हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो हाउस है डिसॉल्व हो जाएगा और उस टाइम पे नए इलेक्शंस करवाए जाएंगे, नए इलेक्शंस होंगे, फिर नई पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी, ठीक है। फिर उस दौरान जब भी फर्स्ट सिटिंग होगी न्यू लोकसभा की, फिर जो भी उनका कामकाज होगा वहाँ पर वो शुरू कर सकते हैं, ऐसे कोई बिल को पास करना, ठीक है, कुछ भी करना। एंड हमने देखा था कि 5 साल तो एक नॉर्मल टेन्योर है, बट 5 साल से ज़्यादा अगर मान लो 1 साल के लिए आप एक्सटेंड कर रहे हो लोकसभा को, तो वो आप तभी कर सकते हो जब एक नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। बिकॉज नेशनल इमरजेंसी के दौरान अगर मान लो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, तो इलेक्शंस करवाना मुश्किल है, तो उस केस में जो भी लोकसभा होगी, मान लो उस टाइम पे उसका 5 साल का टेन्योर पूरा हो चुका है, तो नए इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो उस केस में 1 साल के लिए जो लोकसभा के जो टाइम है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो रही है, बिकॉज उनका जो भी काम था, जो भी उनका टेन्योर था, वो खत्म हो चुका है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो रहे हैं। बट यहाँ पे बात की जाती है कि वेन एवर द प्रेसिडेंट डिसाइड टू डिसॉल्व द हाउस, अगर मान लो प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहे हैं कि हाउस को डिसॉल्व करना है, तो उस केस में वहाँ पे सेकंड तरीका ये है कि वो भले ही उनका 5 साल का टेन्योर बचा हुआ है अभी भी, बट अगर मान लो उस केस में अगर मान लो उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, जो भी रूलिंग पार्टी है उनके पास बाकी मेंबर का सपोर्ट नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो चुका है उस रूलिंग पार्टी के खिलाफ, तो क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। तो उस टाइम पर आप देखने को मिलेगा कि जो प्रेसिडेंट है वो आके लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो भले 5 साल उनके पास बचे हो, बट उससे पहले भी, यानी 5 साल से पहले भी जो है प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। वंस द लोकसभा डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इस नॉर्मल टेन्योर, द डिसोल्यूशन इज इररिवोकेबल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हेन द लोकसभा इज़ डिसॉल्व, अगर मान लो लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया है, तो जो भी बिजनेसेस उनके थे, जैसे बिल्स थे, जो भी मोशंस पास किए गए थे, जो भी रेजोल्यूशंस लिए गए थे, नोटिस थे, पिटिशंस थे, वो आर सो पेंडिंग बिफोर इट और कमिटी लैप्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे बिल्स होंगे, ये मतलब सॉरी डिसोल्यूशन के टाइम पे आप देख सकते हो कुछ ऐसे होंगे जो लैप्स नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि उस लोकसभा का टाइम जो है मतलब डिसोल्यूशन हो चुका है, तो उस केस में जो भी उसके बिल्स वगैरह होंगे, अगर वो नेक्स्ट टाइम जब जीत के आती है वही सेम पार्टी, तो वापस से उसको री इंट्रोड्यूस कर सकती है अपने हाउस में, ठीक है।
However, some pending bills and all the pending assurance that are to be examined by the committee on government assurance do not lapse on the dissolution of लोक सभा। यानी कि अगर मान लो जो भी पेंडिंग बिल्स थे जो कि उस लोकसभा ने बिल्स को पास किए होंगे वो पेंडिंग होंगे, और वो सारे के सारे पेंडिंग बिल एक एश्योरेंस के लिए गए हैं, किसके पास गए हैं, एक कमेटी जो है, उस कमेटी का नाम है गवर्नमेंट इंश्योरेंस कमेटी। अगर उस कमेटी के पास वो पेंडिंग बिल्स पहुंच चुके हैं एश्योरेंस करने के लिए कि भाई चेक वेक करना है कि वो सही है नहीं है, तो उस केस में आप देखने को मिलेगा भले ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, बट वो जो पेंडिंग बिल्स है जो कि पड़े हुए हैं कमेटी के पास वो लैप्स नहीं होते। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो बिल्स है वो लैप्स हो जाते हैं जैसे ही लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स वेदर ओरिजिनेटिंग इन द लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू इट बाय द राज्यसभा। ठीक है, यानी कि हमारा लोकसभा है राज्यसभा है, मान लो कोई एक बिल है जो या तो वो लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है या फिर राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है, किसी में भी ओरिजिनेट हुआ है, बट वो पर्टिकुलर बिल जो है लोकसभा में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, और क्योंकि वो लोकसभा से पास नहीं हो पाया वहीं पे पेंडिंग पड़ा है और लोकसभा उस केस में डिसॉल्व हो जाती है, तो आप सोच सकते हो बिल भी लैप्स हो जाएगा बिकॉज लोकसभा से पास नहीं हो पाया। नेक्स्ट हम देखते हैं बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, मतलब कि बिल लोकसभा से तो पास हो चुका है बट राज्यसभा में पेंडिंग है, और पेंडिंग है मतलब कि वहाँ से पास नहीं हुआ है, बस वहाँ पे पड़ा हुआ है बिल, तो उस केस में जो वो पर्टिकुलर बिल है लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, लैप्स होने का मतलब है कि वो बिल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर वो वही सेम पार्टी जो कि उस समय पावर में थी, अगर वही सेम पार्टी इलेक्शन के बाद फिर से जीत के आती है तो फिर से वो उस बिल को री इंट्रोड्यूस कर सकती है, बट इन केस अगर नई पॉलिटिकल पार्टी आती है को वो नहीं चाहती जो बिल पुरानी लोकसभा के पास पेंडिंग पड़े हुए थे या लैप्स हो चुके थे, तो वो चाहे तो उन लैप्स बिल को लैप्स ही रहने देंगे और अपनी पार्टी के जो भी नए बिल्स है वो अपने नए बिल्स लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया बिल नॉट पास्ड बाय द टू हाउसेज ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, कि मान लो एक ऑर्डिनरी बिल के केस में आपको देखने को मिलेगा कि अगर मान लो लोकसभा से तो पास हो गया बट राज्यसभा से पास नहीं हो रहा, तो एक तरह से डिसएग्रीमेंट कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है, तो क्योंकि वो बिल एक डेडलॉक बन जाता है उस बिल में, तो उस केस में जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो नोटिफाई करते हैं कि भाई उस बिल को पास करवाना है तो एक जॉइंट सेशन बुलाना पड़ेगा, और जॉइंट सेशन कब बुलाना है वो कौन डिसाइड करेगा, हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, और उस जॉइंट सेशन को प्रिजाइड कौन करता है, लोकसभा का लोकसभा के केस में स्पीकर उसको प्रिजाइड करता है, जो स्पीकर होता है सिर्फ उसके पास पावर है कि वो जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड करेंगे। एंड उस केस में जब बिल जॉइंट सिटिंग के पास है वहाँ पे रख रखा है एंड बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो यानी लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले वो जो बिल है जॉइंट सिटिंग के पास चले गया है तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट है बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, कि राज्यसभा में वो बिल पेंडिंग है बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा में पास नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं लोकसभा राज्यसभा है, राज्यसभा में उस बिल को, यानी कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस हुआ है राज्यसभा में और राज्यसभा में वही पेंडिंग भी पड़ा हुआ है बिकॉज राज्यसभा में उसे अभी तक पास नहीं किया गया है एंड उससे पहले लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया है, तो क्योंकि बिल अभी राज्यसभा में ही पड़ा है लोकसभा से बिल्कुल पास भी नहीं हुआ है, उससे पहले लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया है, तो उस केस में वो बिल जो है लैप्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस के द्वारा बिल को पास कर दिया गया है बट पेंडिंग है किसके लिए, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए वो पड़ा हुआ है बिल, तो वो भी लैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट है बिल पास बाय बोथ हाउसेस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट, रिटर्न कर दिया है प्रेसिडेंट ने रिकन्सिडरेशन करने के लिए, तो उस केस में भी जो बिल है वो लैप्स नहीं होगा। हम इस चीज़ को एक बार एग्जांपल से समझते हैं, मतलब टेबल की फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ बिकॉज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बिल लैप्स हो रहा है या फिर कौन सा बिल लैप्स नहीं हो रहा, किस केस में वो लैप्स हो रहा है किस केस में वो लैप्स नहीं हो रहा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इसे फर्स्ट टाइम पढ़ने पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि जितना हो सके आपको सिंपल वे में इसको आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो सिंबल्स के बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो मैंने सिंबल बनाया है, स्मॉल पी है ग्रीन कलर में जिसका मतलब है पेंडिंग, और एक ऑरेंज कलर में कैपिटल पी है जिसका मतलब है पास्ड। ठीक है, देन हम समझते हैं तीन चीज़ें कि ये हमारा एल मतलब लोकसभा है, आर मतलब राज्यसभा है और पी मतलब प्रेसिडेंट है। ठीक है, सबसे पहला केस हम देखते हैं कि एक बिल है जो कि ओरिजिनेट हुआ था लोकसभा में बट क्योंकि वो लोकसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा होने का मतलब है कि उसमें अभी भी कुछ डिस्कशंस होंगे, कुछ वोटिंग होगी तब जाके वो पास होगा, पास एक बार होगा तब वो राज्यसभा में जाएगा, बट क्योंकि लोकसभा में ये बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, ना ही वो बिल अभी तक राज्यसभा में गया है और ना ही वो प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास तब जाएगा जब दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा, तो पर बिल ना ही लोकसभा से पास हुआ है ना ही राज्यसभा में गया है और ना ही प्रेसिडेंट के पास गया है, बस वो पेंडिंग पड़ा हुआ है लोकसभा में, तो उस केस में जो बिल है वो ऑब्वियसली लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी लैप्स हो जाएगा कब, क्यों, बिकॉज लोकसभा का डिसॉल्व हो रही है और क्योंकि वो बिल लोकसभा में ही पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो जैसे ही वो डिसॉल्व होगी तो वो बिल भी लैप्स हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट केस समझ लिया। अब हम चलते हैं सेकंड केस में, जहाँ पे बोला गया है कि बिल जो है वो मान लो लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ, लोकसभा से पास हो गया। ठीक है, अब क्योंकि लोकसभा से पास हो चुका है, तो पास हो गया है तो एक हाउस से पास हो जाएगा, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, और जो राज्यसभा है वहाँ पर वो जो बिल है पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि जो हमारी गवर्नमेंट थी, लोकसभा थी, वहाँ पे उस बिल को ओरिजिनेट किया, उसमें अच्छे खासा डिस्कशंस किया गया, उस बिल को डिस्कशन करके पास भी कर दिया गया और पास करके राज्यसभा में भेज दिया। बट क्योंकि राज्यसभा में वो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें डिस्कशंस होना बाकी है, उसमें वोटिंग होना बाकी है, तो उस केस में क्योंकि वो राज्यसभा से पास नहीं हुआ है, वहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उस केस में भी वो बिल जो है लैप्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड केस, जहाँ पे एक बिल है जिसमें दोनों ही हाउस में जो है उसके खिलाफ मतलब काफ़ी डिसएग्रीमेंट हो गई है, बिल पास ही नहीं हो पा रहा दोनों हाउसेस से, तो यानी लोकसभा राज्यसभा से वो पास नहीं हो पा रहा है, तो जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ेगी। और जॉइंट सिटिंग के लिए कह सकते हैं प्रेसिडेंट ने नोटिफाई किया है कि कब जॉइंट सिटिंग करनी है, और जॉइंट सिटिंग के लिए उस बिल को रख दिया गया है। और उस केस में अगर मान लेते हैं जो प्रेसिडेंट ने नोटिफाई करा है जॉइंट सिटिंग को बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के डिसॉल्व होने से पहले ही प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि इस दिन जॉइंट सिटिंग होनी है, एंड उस समय उस पर्टिकुलर बिल को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो उस समय आप याद रखना है कि लोकसभा डिसॉल्व नहीं हो रही है जब जॉइंट सिटिंग हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि जॉइंट सिटिंग हो रही है, उसमें जो भी डिस्कशन हो रहे होंगे उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो रही है, तो उस केस में बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज वो बिल जॉइंट सिटिंग के लिए रख दिया गया है, भले ही वो लोकसभा जो उस समय डिसॉल्व हो गई हो, बट अगर नेक्स्ट टाइम अगर मान लो सेम पार्टी आती है, तो फर्दर जैसे ही वो पावर में आएगी, जैसे ही वो न्यू लोकसभा आएगी, जो पुरानी वाली पार्टी थी सेम पार्टी अगर वापस से आती है, तो वो वापस से जॉइंट सिटिंग कंडक्ट करेगी लोकसभा राज्यसभा की, एंड वो बिल जॉइंट सिटिंग के लिए पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे उसको फिर देखा जाएगा। फिर नॉर्मली जॉइंट सिटिंग जब होती है तो लोकसभा में मेजॉरिटी ज़्यादा होती है रूलिंग पार्टी की, तो आसानी से फिर पास हो जाता है, एंड पास होने के बाद वो फिर आपका एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जॉइंट सिटिंग के लिए वो बिल रख दिया गया है, उससे पहले लोकसभा डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं बिल लैप्स नहीं होगा। फोर्थ केस है जहाँ पे बोला गया है कि एक बिल है जो कि राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है और राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो राज्यसभा ने ही बिल को निकाला है, वहीं पे डिस्कशंस होने हैं, बट वो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, और पेंडिंग मतलब बिल राज्यसभा से पास होने से पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है, इट मीन्स बिल राज्यसभा के पास पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो बिल लोकसभा के पास पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। क्यों नहीं लैप्स होगा? बिकॉज उस पर्टिकुलर बिल को किसने शुरू किया? राज्यसभा ने शुरू किया, तो राज्यसभा अगर उस क्योंकि राज्यसभा का डिसोल्यूशन तो नहीं होता, लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, बट क्योंकि वो बिल राज्यसभा लेके आई है, राज्यसभा उसको अच्छे से डिस्कशन करेगी, उस जो भी बिल पेंडिंग पड़ा है उस पर डिस्कशन करेगी, भले ही लोकसभा वहाँ पे डिसॉल्व क्यों नहीं हो जाती है, वो बिल जो है क्योंकि राज्यसभा लेके आई है, तो इसलिए वो लैप्स नहीं होगा। जब इलेक्शंस के बाद नई गवर्नमेंट आएगी, तब वो जो राज्यसभा में जो बिल पेंडिंग पड़ा होगा राज्यसभा उसको पास करेगा, देन फिर वो लोकसभा के पास जाएगा, तो जो भी न्यू लोकसभा होगी तो वो देखेगी उस बिल को पास करना या नहीं करना। ठीक है, तो आप इस केस में कंफ्यूज मत होना, बिकॉज केस 1 में हमने देखा था कि बिल जब पेंडिंग है लोकसभा में तो आपका बिल लैप्स हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज बिल को कौन लेके आ रहा है? खुद लोकसभा लेके आ रही है, और वो पेंडिंग पड़ा है लोकसभा में ही पेंडिंग पड़ा है, राज्यसभा तक पहुंचा ही नहीं है, तो क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो रही है तो वो बिल भी उसके साथ साथ डिसॉल्व हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। बट फोर्थ केस में हमने देखा कि बिल पेंडिंग कहाँ पड़ा है? राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है, राज्यसभा ही उसको ओरिजिनेट कर रही है, तो इन केस अगर लोकसभा डिसॉल्व हो भी जाती है तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बिल जो राज्यसभा लेके आ रही है वो लैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ केस, जहाँ पे हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा से दोनों ही हाउसेस से वो बिल पास हो चुका है, बट कहाँ पेंडिंग पड़ा है? प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग पड़ा है उसकी एसेंट के लिए। तो आप सोच सकते हो दोनों हाउसेस से पास हुआ है, बस प्रेसिडेंट की एसेंट लगेगी, तो एसेंट तो वो दे ही सकते हैं, तो अगर एसेंट देने से पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो उस केस में बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों हाउसेस से पास हो गया है तो बिल लैप्स नहीं होगा। उस केस में अगर मान लो नई लोकसभा चुन के आती है तो आसानी से फिर वो प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे देंगे और वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिक्स्थ केस है जहाँ पे बोला गया है कि जो बिल है दोनों हाउसेस से पास हुआ, बट प्रेसिडेंट ने एसेंट देने से पहले उस बिल को रिटर्न कर दिया कि वापस से आप रिकंसिडर करो। उस केस में अगर मान लेते हैं वो बिल रिकंसिडर देने के लिए गया है, बट उससे पहले आपकी लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो उस केस में बिल लैप्स नहीं होगा, बिकॉज दोनों हाउसेस से उसको पास कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने कुछ कंडीशंस देखें जहाँ पे किन किन कंडीशंस में आप देख सकते हो बिल लैप्स हो रहा है और कहाँ कहाँ पे बिल लैप्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी जो फर्स्ट 2 कंडीशन है वहाँ पे आप देखोगे बिल आपका लैप्स हो जाएगा, और बाकी जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कंडीशन है वहाँ पे बिल लैप्स नहीं होगा। लैप्स नहीं होगा इट मीन्स जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी अगर वो सेम पार्टी की होगी जो उससे पहले थी, तो वो आसानी से उस बिल को वापस से पास करवा के उसको एक्ट बना सकती है। ठीक है,
तो आई होप इस टेबल से आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपकी हर एक डाउट ईजिली से आपको जो है कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब MCQs में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उस समय आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस हम देखने को मिलेगा एडजॉर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन में। तो इसको समझने से पहले आपको एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो एक बार एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ एडजॉर्न साइड डाई और प्रोरोग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कैलेंडर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेके दिसंबर तक एक मान लो कैलेंडर है। इसमें आपने देखा कि फरवरी से लेके मई तक हमारा सबसे पहला सेशन होता है, वो होता है हमारा बजट सेशन। उसके बाद आपका 6 महीने का गैप होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में, ऐसा बोला जाता है। देन आपका जुलाई से लेके सितंबर के बीच में होता है आपका मॉनसून सेशन। देन नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है विंटर सेशन। तो पूरे साल भर में 3 सेशंस देखने को मिलते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और आपका विंटर सेशन। ठीक है, और 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का गैप होना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने समझा था कि जो भी आपका लास्ट सेशन था, मान लेते हैं मई में आपका लास्ट सेशन था, और जो आपका नया सेशन जो स्टार्ट होगा यानी जुलाई में जो आपका नया सेशन स्टार्ट होगा, तो जो लास्ट सेशन है और जो नेक्स्ट सेशन उसके बीच का जो टाइम होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिसेस कहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, हमने बजट सेशन लिया जो फरवरी से लेके मई तक चलना है। ठीक है, उस बजट सेशन में आप देख सकते हो बहुत सारी सीटिंग्स होंगी। तो मान लेते हैं फरवरी और मार्च के महीने में, ठीक है, इस टाइम पे हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। मान लो 1st, 2nd, 3rd से लेकर 30 मार्च तक मीटिंग्स चलनी थी। ठीक है, तो उसको हम सीटिंग्स कहेंगे। अब अगर वो जो सीटिंग्स हो रही है, जैसे फर्स्ट डे सीटिंग हो रही है, सेकंड डे सीटिंग हो रही है, थर्ड डे सीटिंग हो रही है, तो अगर सीटिंग्स को टर्मिनेट करना हो तो उसके लिए हमने कहा था एडजॉर्नमेंट होता है, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया जाता है कि कितने घंटों के लिए इसको टर्मिनेट कर रहे हैं, 2 घंटों के लिए कर रहे हैं, या 2 दिन के लिए कर रहे हैं, 2 हफ्तों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम को यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है इसको टर्मिनेट करता है। तो अगर जो सीटिंग्स होती है मतलब पूरे सेशन में, यानी जो आपका सेशन है बजट सेशन है, उस बजट सेशन में जो हर दिन जो सीटिंग्स हो रही है उसको टर्मिनेट करना है, तो उसको लिए एडजॉर्नमेंट किया जाता है। बट अगर मान लेते हैं जो सेशन है हमारा बजट सेशन, जो कि फरवरी से लेके मई तक चलेगा, तो ये जो टाइम अलॉट किया गया एक पर्टिकुलर सेशन का, तो उस सेशन में जो भी काम था, बिजनेसेस था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही सेशन का जो भी बिजनेस है कंप्लीट हो जाएगा, तो उस केस में जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो एडजॉर्नमेंट साइन डाई कर देंगे। ठीक है, और एडजॉर्नमेंट साइन डाई करने के कुछ दिन बाद हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो याद रखना है कुछ डेज़ है, कुछ डेज़ के बाद प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रोरोग कर देंगे सेशन को। और जैसे ही हमारा सेशन प्रोरोग हो जाएगा, इट मीन्स जो आपका ये जो बजट सेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो नया सेशन होगा वो कौन सा होगा, मॉनसून सेशन, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका जुलाई से। एंड जुलाई में वापस से सेशन को स्टार्ट करने के लिए जो सम्मन किया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, देन मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि प्रेसिडेंट चाहें तो वो वेट नहीं करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, कब प्रिजाइडिंग ऑफिसर एडजॉर्नमेंट साइन डाई करेंगे। तो वहाँ पे इस केस में हमारा जो प्रेसिडेंट है वो सेशन भले ही चल रहा हो, उस सेशन के बीच में उसको प्रोरोग कर सकते हो। जैसे ही वो प्रोरोग हो जाएगा तो उस सेशन के जो भी काम वाम थे, भले ही वो कुछ बचे हुए हों या फिर इनकम्प्लीट रह गए हों, तो वो सारे काम जो है स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन आएगा, मानसून सेशन आएगा, तब उस काम को जो कि पेंडिंग रह गए उसको वापस से रीइनिशिएट कर सकते हैं, वापस से उसको जो उस काम है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ जो अच्छे से क्लियर हो गई हो, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को आपको हर एक चीज़ को डिटेल में समझना। अब हम जब ये डिफरेंस समझेंगे तो आई होप आपको अच्छे से डिफरेंस क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन में क्या डिफरेंस है। एडजॉर्नमेंट की बात करें तो इट ओनली टर्मिनेट अ सिटिंग। ठीक है, तो वर्ड आपको काफ़ी ध्यान से समझना भी ज़रूरी है और एग्जाम टाइम में इनको याद रखना भी ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को टर्मिनेट कर रही है। ठीक है, तो एडजॉर्नमेंट आपकी सिर्फ सिटिंग को, जो एक दिन की सिटिंग है उसको टर्मिनेट करता है, बट जो सेशन है वो कभी टर्मिनेट नहीं होता, सेशन चलता रहेगा। बट प्रोरोगेशन की बात करें तो ये इट नॉट ओनली टर्मिनेट अ सिटिंग, यानी प्रोरोग किया जब किया जाता है, जो आपकी जो सिटिंग होती है हर दिन की सिटिंग है वो तो खत्म हो गई होगी, आपका सेशन तक भी खत्म हो जाएगा। और जैसे सेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा वहीं पे तब जाके जो है वो सारे के सारे मेंबर्स मिलेंगे और अपनी जो भी पेंडिंग काम है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है एडजॉर्नमेंट में सिर्फ सिटिंग आपकी टर्मिनेट होती है, सेशन नहीं होता। प्रोरोगेशन में सिटिंग भी टर्मिनेट हो जाती है, सेशन भी टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो एडजॉर्नमेंट है वो कौन करता है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उस पर्टिकुलर हाउस के, जैसे लोकसभा में स्पीकर करेंगे अपने हाउस को टर्मिनेट एडजॉर्नमेंट के थ्रू, और राज्यसभा में जो चेयरमैन है वो एडजॉर्नमेंट के थ्रू अपने हाउस को टर्मिनेट करेंगे।
अपने मतलब हाउस की जो सिटिंग है उसको टर्मिनेट करेंगे एडजॉर्नमेंट के थ्रू। प्रोरोगेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट के द्वारा हाउस को मतलब सेशन को जो है बेसिकली प्रोरोग कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है कि एडजॉर्नमेंट जब होता है तो मान लो कुछ दिन के लिए एडजॉर्नमेंट हो रहा है, तो जब कुछ दिन के लिए एडजॉर्नमेंट हो रहा है जो भी बिल्स है उसमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी डज नॉट इफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस एंड द सेम कैन बी रिज्यूम्ड व्हेन द हाउस मीट अगेन। क्योंकि हमने देखा, मान लेते हैं कि 1 फरवरी 2 फरवरी से लेके मान लो 10 फरवरी है, ठीक है, तो हाउस 10 दिन तक अच्छे से काम करा। 11th डे में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 2 दिन का एडजॉर्नमेंट कर दिया कि भाई 11 और 12 को हम नहीं मिलेंगे, अब हम सीधा मिलेंगे 13 तारीख को। तो जो 10 दिन के लिए जो भी बिल्स पे काम किया जा रहा था, जो भी बिज़नेस कंडक्ट किया जा रहा था, वो सेम टू सेम आपका रिज्यूम कर लिया जाएगा 13 को, यानी 13 को वापस से उसको रिज्यूम कर लिया जाएगा एंड जो भी काम था उसको फर्दर कंटिन्यू कर दिया जाएगा, भले ही 2 दिन के लिए बीच में एडजॉर्नमेंट क्यों ना लग गया हो। ठीक है, ठीक है, यानी कि एडजॉर्नमेंट के केस में ना ही कोई बिल्स में और ना ही कोई बिज़नेस में कोई भी अफेक्ट नहीं पहुंचता। जैसे ही हाउस की मीटिंग फिर से स्टार्ट होती है वैसे ही उसको रिज्यूम कर लिया जाता है। बट हम बात करते हैं प्रोरोगेशन की, यानी कि आप कह सकते हो कि जब भी प्रेसिडेंट हमारे सेशन को प्रोरोग करते हैं, यानी जो सेशन कंप्लीट हो चुका है उसको प्रोरोग करके उस सेशन को कंप्लीट करते हैं, तो उस केस में जो भी बिल्स हैं, जो भी बिजनेसेस हैं पेंडिंग पड़े हुए हाउस में, वो कहीं ना कहीं लैप्स नहीं होते। यानी कि क्योंकि आप जान सकते हो कि जो आपके हाउस है, जो लोकसभा है चाहे राज्यसभा हो, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उसको जस्ट प्रोरोग किया जा रहा है। प्रोरोग करना मतलब उसका जो पर्टिकुलर सेशन है सिर्फ उसको ख़त्म किया जा रहा है। अगली बार जब नया सेशन आएगा तो फिर से वो मीट करेंगे, और जब फिर से मीट करेंगे तो जो भी उनके बिल्स वगैरह है वापस से उनको कंप्लीट किया जाएगा जो भी पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे कि इनके बारे में बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ लिखा हुआ है। तो बात की जाए, आपका जो आर्टिकल है आर्टिकल 107 क्लॉज 3, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल है उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि जो भी बिल पेंडिंग पड़े हैं पार्लियामेंट में शेल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ हाउस, यानी इस बेसिस पे आप उन बिल को लैप्स नहीं कर सकते कि जो हाउस का जो सेशन है उसको प्रोरोग कर दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उस केस में उन बिल्स को लैप्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा एक रूल है, रूल नंबर 336 जो है लोकसभा का रूल है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो भी मोशंस पास किए जाते हैं, ठीक है, जो भी रेजोल्यूशन लाए जाते हैं, फिर अमेंडमेंट एक्ट लाए जाते हैं, विच शेल हैव बीन मूव्ड एंड इट इज़ पेंडिंग इन द हाउस, यानी हाउस में पेंडिंग पड़े हुए थे बट क्योंकि मतलब जो भी है उसको प्रोरोग कर दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो जो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं वो लैप्स नहीं होंगे इस बेसिस पे कि उस हाउस को प्रोरोग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दो जो है बेसिकली आर्टिकल नंबर 107 क्लॉज 3 और रूल नंबर 336 लोकसभा का, ये इंश्योर करते हैं कि जो जब भी प्रोरोगेशन होता है सेशन का, तो उस केस में जो भी बिल्स हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, वो जो पेंडिंग पड़े हैं वो लैप्स ना हो। जब नेक्स्ट सेशन आएगा तो वापस से वो जो पेंडिंग बिल्स हैं उन पर काम किया जाएगा, उसको वापस से पास कर दिया जाएगा हाउस से। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ऑल दी पेंडिंग नोटिसेस, ठीक है, वो नोट बिकॉज आप देखने को मिलेगा कुछ भी काम आपको करवाना है हाउस में, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा में हो, आपको पहले नोटिस देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई मोशन लेके आ रहे हो तो पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, ताकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई डेट डिसाइड करे कि हाँ भाई कब उस मोशन पे बातचीत होगी, कब उस पर वोट डाला जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो सबसे पहले आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा, कुछ और काम करना है तो नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सी चीज़ों के लिए आपको नोटिस इशू करना पड़ता है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो वो नोटिसेस जो बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए पास किए जाते हैं, बस उन नोटिसेस को अगर आप छोड़ दो तो उसके अलावा जो भी नोटिसेस हैं वो सारे के सारे नोटिसेस जो है लैप्स हो जाएंगे प्रोरोगेशन के दौरान। यानी जैसे ही हाउस का प्रोरोग कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो नोटिसेस जो इशू किए गए थे एक बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो नोटिसेस सही सलामत रहेंगे। इसके अलावा जो बाकी नोटिसेस है उसको लैप्स कर दिया जाएगा। एंड जब नेक्स्ट सेशन में, यानी जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें जब हमारे मेंबर्स वापस से मिलेंगे और सेशन वापस बैठाया जाएगा, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक न्यू नोटिसेस को, यानी फ्रेश नोटिसेस को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड उस तरीके से फिर काम किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि सारे के सारे नोटिसेस लैप्स नहीं होते, वो नोटिसेस जो बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए लाए गए थे वो बचे रहेंगे, बाकी जो नोटिसेस हैं वो लैप्स हो जाएंगे। अब हम कंपेयर करते हैं इस चीज़ को ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन में देखा जाए कि ब्रिटेन में जो उनका हाउसेस है अगर उनको प्रोरोग कर दिया जाता है तो इट मीन्स उनके हाउस को प्रोरोग करने का मतलब है कि जो सारे के सारे बिल्स हैं, जो सारे के सारे बिजनेसेस हैं, वो सभी के सभी लैप्स हो जाते हैं हाउस को प्रोरोग करने के बाद। ठीक है, यानी सेशन को प्रोरोग किया तो उस सेशन के दौरान जो भी बिल्स पे बातचीत हो रही होगी या फिर जो भी बिजनेसेस कंडक्ट किए जा रहे होंगे वो सब के सब लैप्स हो जाएंगे। बट ब्रिटेन में होगा, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में लैप्स तभी होता है जब लोकसभा डिसॉल्व हो रही हो, और किस किस केस में लैप्स होता है, कब लैप्स नहीं होता, तो वो भी अभी हमने टेबल के थ्रू अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और आपको याद रखना है कि जब हाउस का प्रोरोगेशन हो रहा होगा तो उस केस में जो आपके बिल्स, जो भी बिजनेसेस हैं वो लैप्स नहीं होंगे। लैप्स होगा तो वो नोटिसेस होंगे जो कहीं ना कहीं बिल्स को इंट्रोड्यूस करते टाइम यूज़ नहीं हुए हैं, या फिर वो अदर नोटिसेस हैं उनको लैप्स किया जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ लैप्स नहीं होगी प्रोरोगेशन के टाइम पे।
तो ये हमने जो है डिफरेंसेस को अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरम। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे बोला गया था कि कोरम एक तरह का मिनिमम नंबर होता है, कि एक मिनिमम नंबर ऑफ़ द मेंबर्स जो ज़रूरी होते हैं किसी भी हाउस को स्टार्ट करने के लिए, वो मिनिमम नंबर जो है प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। बिकॉज जब तक उतने मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक हाउस की जो भी बिजनेसेस हैं वो शुरू नहीं होती है, ठीक है। और कोरम में कितने मेंबर्स का होना ज़रूरी है, तो जो टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं इन ईच हाउस इंक्लूडिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसका 1/10 होना उस समय ज़रूरी है। यानी अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आपका 545 आपकी टोटल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी इंक्लूडिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो जो 545 है इसका 10%, तो 10% मान सकते हैं। एटलीस्ट 55 मेंबर्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए जब भी हाउस को स्टार्ट करना है, हाउस में जो भी प्रोसीडिंग चलाई जानी है या फिर कोई भी बिल पास करना है, तो मिनिमम एटलीस्ट 55 मेंबर्स लोकसभा में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो एटलीस्ट 25 मेंबर्स जो है प्रेजेंट होने चाहिए। अगर इतने कम से कम इतने मेंबर्स अगर प्रेजेंट है तभी हाउस की जो भी प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो पाएगी। अगर इससे कम मेंबर है तो उस समय जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो हाउस की मीटिंग को स्टार्ट नहीं करेगा एंड उसको टर्मिनेट कर देगा, फिर सस्पेंड कर देगा जब तक उतने लोग प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इफ़ देर इज़ नो कोरम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द हाउस, तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कि आइदर वो उसको एडजर्न कर दे हाउस को कि भाई हम कुछ घंटे बाद मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मॉर्निंग में 11 बजे मिलने का टाइम था तो देखा भाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कि भाई 55 लोग कम से कम होने चाहिए। मानो लोकसभा के केस में स्पीकर है तो स्पीकर में देखा कि भाई 55 लोग कम से कम होने चाहिए हाउस में, बट यहाँ पे तो 20 लोग बैठे हुए हैं और 20 लोगों में क्या मीटिंग स्टार्ट करनी, तो वो कह देंगे कि हम इसे एडजर्न कर देते हैं इस मीटिंग को, मान लो 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे बाद जब वापस से मिलेंगे तब देखेंगे कि भाई कितने मेंबर्स हैं, तो पहले 20 थे, अब मान लेते अब 40 हैं, बस 40 ही हो पाएँ, तो उस समय भी आपका कोरम कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज आपको 55 मेंबर्स चाहिए। तो फिर से जो है हाउस की मीटिंग को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो यानी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जब तक उसको 55 मेंबर्स एटलीस्ट नहीं दिखते हाउस में लोकसभा के केस में, तो उस समय वो मीटिंग स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे उसके एटलीस्ट 55 या 55 से ज़्यादा लोग अगर प्रेजेंट होंगे तभी वो मीटिंग को स्टार्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोटिंग इन दी हाउस। किस तरीके से हाउस में वोटिंग कंडक्ट की जाती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो जितने भी मैटर्स होते हैं हर एक हाउस के, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा को, तो उन सभी मैटर्स को जो कि दोनों हाउसेस में बेसिकली देखे जाते हैं या फिर जॉइंट सिटिंग के थ्रू उन मैटर्स पे बातचीत की जाती है। उन मैटर्स को अगर पास करवाना है तो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स उसमें मिलने चाहिए, ठीक है। और जो मेंबर्स उस समय प्रेजेंट हैं और जो वोट देना चाहते हैं, ठीक है, उन मेंबर्स की जो वोटिंग है उसको काउंट किया जाएगा और देखा जाएगा कि कितने लोगों ने मेजॉरिटीली उस पर्टिकुलर मैटर को या उस पर्टिकुलर बिल को पास किया है या नहीं किया। यानी उसके फेवर में, अगर उस पर्टिकुलर बिल के फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया होगा तो उसको पास कर दिया जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसके अगेंस्ट में वोट दिया होगा तो उस बिल को पास नहीं किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज हमने पहले भी देखा था कि जो स्पीकर होते हैं राज्यसभा के लोकसभा के केस में और जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के केस में, ये अपने फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं करते जब भी हाउस में वोटिंग डल रही होती है। इन केस अगर वोटिंग टाई हो जाती है तब जाके ये अपना कास्टिंग वोट को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू मैटर विच आर स्पेशली मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ मेंशन की गई है, जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है या फिर अमेंडमेंट लाना है कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है पार्लियामेंट का उसको रिमूव करना है। तो इन सब के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, यहाँ पे, ठीक है। और स्पेशल मेजॉरिटी हमने देखा 2/3, ठीक है, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बाकी जो भी मैटर्स पे बातचीत होती है लोकसभा में या राज्यसभा में, उसे ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के थ्रू पास कर दिया जाता है, ठीक है। बस इन स्पेशल मैटर्स में आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, बाकी सबको ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के थ्रू पास कर दिया जाता है। देन हमने देखा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं हाउस के डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट एक्सरसाइज करते हैं कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स जब देखने को मिलते हैं। द प्रोसीडिंग ऑफ अ हाउस आर टू बी वैलिड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अनऑथराइज्ड वोटिंग और पार्टिसिपेशन और एनी वैकेंसी इन इट्स मेंबरशिप। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि किस तरीके से हाउस में जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर काउंट करता है कि कौन उस पर्टिकुलर बिल के फेवर में है, कौन उसके अगेंस्ट में है, ठीक है। तो एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या होता है कि मान ले कोई भी बिल है या फिर कोई भी इशू है, उस पर डिबेट होगा, सब मेंबर्स आपस में डिबेट करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, और जब डिबेट का फाइनली एंड हो जाएगा तो उस समय स्पीकर जो है उस डिबेट के ऊपर या फिर उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर एक वोटिंग जो है स्टार्ट करेगा। और वोटिंग इस तरीके से स्टार्ट करेगा कि वो वॉइस जो होगा लोगों का उसको देखेगा कि कौन कितना ज़्यादा उसको हाँ बोल रहा है, कौन कितना ज़्यादा उसको ना बोल रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली जो देखा जाता है वो होता है ए, यानी कि जो उस पर्टिकुलर मोशन के फेवर में है वो ए बोलेंगे, ठीक है, आई बोलो या ए बोलो, ठीक है। और जो उसके अगेंस्ट में होंगे वो नो बोलेंगे। यानी कि जब स्पीकर बैठे हुए हैं हाउस में तो जब वो बोलेंगे कि कौन कौन उसके फेवर में, अगर ज़्यादा लोगों की जो वॉइस होगी वो ए निकल के आएगी तो इट मीन्स वो मोशन को सब फेवर कर रहे हैं, तो उसको मेजॉरिटी से फिर पास करवा दिया जाएगा। और उस समय अगर मान लेते हैं ज़्यादा लोगों ने नो बोला है तो फिर उस मोशन को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है।
और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्पीकर जो है यहाँ पे लोगों की वॉइस को जो है सुन रहे हैं, यानी जितनी ज़्यादा लोगों की जो वॉइस आएगी, मतलब वहाँ पे वो काउंटिंग नहीं करेंगे किसने है यस यस बोला है, कितने लोगों ने यस बोला है, कितने लोगों ने नो बोला है, उसको काउंट नहीं करेंगे। जो लोगों का जो वॉइस निकल रहा है उसमें कितने लोगों की हाँ निकल के आ रही है, फिर ए निकल के आ रही है, उस चीज़ को सुना जाएगा। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं वॉइस के थ्रू जो है वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। अगर मान लेते हैं कि उस टाइम पे ऐसे करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपना डिसीजन ले लिया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ए बोल रहे हैं, इट मीन्स सब उसके फेवर में है, तो मैं इस बिल को पास करता हूँ। उस दौरान अगर मान लो कोई पर्सन अगर मान लो उस चीज़ को चैलेंज करता है कि जो स्पीकर ने डिसीजन लिया वो गलत लिया है, तो उस केस में अगर स्पीकर चाहें तो थोड़ा टाइम के बाद, यानी 3-4 मिनट के बाद वापस से फिर से उसके ऊपर जो है वोटिंग कर सकते हैं, यानी फिर से पूछ सकते हैं कितने लोग हैं जो उसको फेवर कर रहे हैं, कितने लोग हैं उसको जो है अगेंस्ट में है। ठीक है, बट अगर मान लेते फिर भी लोग जो है संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें लगता है कि नहीं सही तरीके से स्पीकर जो है डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में स्पीकर चाहें तो जो भी एक ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डर होता है, उस वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू जो भी अपना हाँ या ना बोल रहा है उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, एंड फिर उस रिकॉर्डर की हेल्प से जो है इसको काउंट किया जाएगा कितने लोगों ने हाँ या ना बोला है। इसके अलावा एक तरीका होता है कि एक स्लिप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। उस स्लिप में हर एक मेंबर जो है अपना येस या नो स्लिप में लिख सकता है, एंड बाद में उस स्लिप को फिर काउंट की जाएगी कितने लोग थे जिन्होंने हाँ बोला है, कितने लोग थे ना बोला है, तो इस तरीके से फिर किया जाता है। ठीक है, इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ अ स्पीकर डिवीजन इज़ अननेसेसरी क्लेम्ड ही मे आस्क द मेंबर हु आर फॉर ए अदर्स नो, यानी कि वही बात की जा रही है कि मतलब किसी भी तरीके से अगर लोगों को लगता है, जो मेंबर्स बैठे उन्हें लगता है कि भाई जो स्पीकर जो जिस तरीके से, बिकॉज कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप बात करेंगे तो जो फार्म बिल्स आए थे, तो फार्म बिल के टाइम पे जब आपके अपोजिशन मेंबर्स भी बैठे हुए थे, जो रूलिंग पार्टी के मेंबर है वो भी बैठे हुए थे, तो उस दौरान जब स्पीकर ने इस बिल को पास करने की बात की गई थी, तो देखा ही जा रहा था कि काफ़ी मेंबर्स हैं जो चिल्ला के बोल रहे थे कि इस बिल को पास नहीं करना है, नो के अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट में थे वो, बट फिर भी जो है स्पीकर ने कहीं ना कहीं इस बिल को पास करने की बात कर रहे थे, तो जो बाकी जो मेंबर्स है अपोजिशन पार्टी के, वो एकदम से चिल्लाने लगे कि भाई हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम लोग उसके फेवर में नहीं है, फिर भी आप उसको बिल को पास कर रहे हो, तो किस तरीके से आप यहाँ पे वोटिंग कर रहे हो। तो वहाँ पे उन अपोजिशन मेंबर्स के द्वारा कहा गया था कि आप यहाँ पे वॉइस की जगह जो है आप स्लिप वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करो, या फिर जो ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डर है, वोट रिकॉर्डर है, उसको यूज़ करो, एंड देन आप काउंट करो कितने लोग उसके फेवर में, कितने अगेंस्ट में। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है पार्लियामेंट में चलती रहती हैं, बट कहीं ना कहीं जो स्पीकर है उन्हें बेसिकली देख के डिसाइड करना पड़ता है कि कितने लोग उस वोट को उस पर्टिकुलर मोशन को पास हाँ कर रहे हैं और कितने उसको ना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शन होते हैं स्पीकर के पास कि पहले वो एज अ वॉइस के थ्रू देख सकते हैं, अगर वॉइस के थ्रू भी सही से नहीं बन पा रहा है, लोग उससे खुश नहीं हैं, तो वो स्लिप के थ्रू चेक कर सकते हैं कि जो भी स्लिप दी जाएगी उनको, उसके थ्रू कितने लोगों ने हाँ या ना कहा। इसके अलावा ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये हमने देखा वोटिंग पैटर्न हाउस में किस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही जो है लैंग्वेज की तरह कंसिडर किया गया है पार्लियामेंट की, यानी पार्लियामेंट में जो भी काम किए जाएंगे वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो भी कॉपीज़ होती है, फिर जो भी बिल की कॉपीज़ होती है, आपको हिंदी में भी दिखने को मिलेगी और इंग्लिश में भी दिखने को मिलेगी, तो जो जिस भी लैंग्वेज में सूटेबल है उसमें वो पढ़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको ये कहीं ना कहीं एक पावर मिली हुई है कि वो चाहें तो जो भी मेंबर है पर्टिकुलर हाउस के, अगर वो मेंबर चाहता है कि वो अपनी मदर टंग में उस हाउस को एड्रेस करना चाहता है, तो उसको परमिशन दे सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यानी हिंदी इंग्लिश में तो चलेगा ही चलेगा, बट आपके हाउस का एक मेंबर है जिसको मान लो हिंदी भी अच्छे से नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है, तो उस केस में जो उसकी मदर टंग है, मान लो कोई नॉर्थ ईस्ट का पर्सन है, ठीक है, तो उसको अपनी भाषा आती है, जो भी उसकी मदर टंग है, वो ना ही हिंदी में इतना कंफर्टेबल है ना ही इंग्लिश में कंफर्टेबल है, तो वो क्या करेगा, 1-2 दिन पहले जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नोटिस कर देगा कि भाई मैं जो हाउस में जब बोलूँगा तो मैं जो अपनी मदर टंग है उस भाषा में बोलूँगा, तो आप उस तरीके से अरेंजमेंट करवा दो। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी लोग इस तरह से अपनी मदर टंग का यूज़ करते हैं हाउस में, तो वो एक तरह से कुछ ट्रांसलेटर को रख लेते हैं, सो दैट जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको वो हिंदी में या फिर इंग्लिश में समझ में आ जाए, जो भी वो अपनी मदर टंग में बात कर रहा है। ठीक है, तो यानी हिंदी इंग्लिश में तो आप करना है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज है पार्लियामेंट की। इसके अलावा अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर परमिशन दे देते हैं किसी भी मेंबर को कि भाई आप अपनी मदर टंग में बोल सकते हैं, तो वो पर्सन अपनी मदर टंग में भी हाउस को एड्रेस कर सकता है, फिर जो भी बात उसे हाउस में करनी है वो अपनी मदर टंग के थ्रू कर सकता है। इन बोथ द हाउस अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन के थ्रू फिर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखते हो बहुत से लोग अपने हेडफोन वगैरह लगा के रखते हैं, सो दैट जो भी पर्सन अपनी मदर टंग में बोल रहा है तो उसको वो ट्रांसलेट होकर या तो हिंदी में उन्हें सुनाई देता है या फिर इंग्लिश में उन्हें सुनाई देता है, जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। बिकॉज़ आप देख सकते हैं कि जो आपकी सदर्न स्टेट्स हैं नीचे आपके तमिलनाडु, केरला, ये सब, तो ये लोग हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते, इन इंग्लिश समझ में आती है, तो इससे ज़्यादातर वो लोग जब भी हिंदी में बात कर रहे होते हैं तो वो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। ठीक है,
देन हम बात करते हैं कि भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी और इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज की तरह यूज़ करने को बोला गया था पार्लियामेंट में, बट आप देखोगे कि जो इंग्लिश है वॉज टू बी डिसकंटिन्यूड एज अ फ्लो लैंग्वेज आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा बोला गया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा था, तो 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया जा रहा था, तब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ लिखी हुई थी कि सिर्फ 15 साल तक हम इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यानी 1950 से 15 साल आप ऐड करो तो कितने हो जाएंगे, 1965। यानी 1950 से लेकर 1965 तक ही इंग्लिश को कंटिन्यू करने की बात की गई थी, और 1965 के बाद इंग्लिश को डिसकंटिन्यू करने को कहा गया था कि सिर्फ पार्लियामेंट में जो है सिर्फ हिंदी का ही यूज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज आप जान सकते हो कि जो इंग्लिश है हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। बट क्योंकि हमारा जो इंडिया है वहाँ वो एक तरह से हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज है हमारी कंट्री की, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे कि हम अपनी हिंदी लैंग्वेज का ही यूज़ करें, बिकॉज वो हमारी खुद की लैंग्वेज है। इंग्लिश तो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाई गई है लैंग्वेज, ठीक है। तो इसलिए वो चाहते थे कि क्योंकि अभी हम जस्ट हमारा देश आज़ाद हुआ है, कुछ लोग होंगे ऐसे जो इंग्लिश में बातचीत करते हैं, उन्हें भी हिंदी में समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो इसलिए हम 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं कि पार्लियामेंट में जो भी काम होंगे वो इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे। बट क्योंकि 15 साल के अंदर तक हम इस 15 साल के अंदर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी में इस चीज़ों को समझें, और सारे के सारे जो भी फंक्शंस हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो हिंदी में फिर बाद में किए जाएँ। बट क्योंकि हम जानते हैं काफ़ी 1965 के बाद जब इसको ख़त्म करने की बात की गई थी कि इंग्लिश को हम यूज़ नहीं करेंगे एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह पार्लियामेंट में, तो बहुत सारे जो आपके सदर्न स्टेट्स थे या फिर ऐसे स्टेट्स थे जो कि हिंदी नहीं बोलते हैं, तो उनके द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया और बोला गया कि नहीं, आप इंग्लिश को नहीं हटा सकते बिकॉज हम हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है। तो इसलिए अब क्या कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो भाई मना किया है कि भाई 15 साल के बाद आपको इसको डिसकंटिन्यू करना है। तो पार्लियामेंट में आप देख सकते हैं एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को पास किया गया 1963 में, और इस एक्ट के थ्रू एक तरह से परमिशन दे दी गई कि इंग्लिश को भी जो है कंटिन्यू रखना हिंदी के साथ। तो आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा कि आज हम 2022 में हैं, और 2022 में जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो पार्लियामेंट के सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। जो भी पार्लियामेंट की बिजनेसेस हैं, जो भी वो काम करते हैं, कोई पर्टिकुलर बिल आता है, जो भी एक्ट्स आते हैं, वो सब के सब आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगे और इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या राइट्स हैं मिनिस्टर्स के एंड अटॉर्नी जनरल के जो इन्हें मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी मेंबर्स है हाउस के, चाहे वो लोकसभा के हाउस के मेंबर्स हो, राज्यसभा के मेंबर्स हो, तो वो अपनी मीटिंग्स में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं और वोट भी डाल सकते हैं। बट ऐसे मिनिस्टर या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको भी जो है राइट दे रखा है कि वो भी पर्टिकुलर मीटिंग को में जाके बैठ सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें ऐसे मिनिस्टर जो कि लोकसभा का मिनिस्टर है, ठीक है, तो वो चाहे तो राज्यसभा की जो भी मीटिंग है उसमें जाके आराम से बैठें, बातचीत करें, बोल सकते हैं जो भी उन्हें बोलना हो, बट वहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकते। क्यों? वोटिंग बस वही कर सकता है मेंबर जो उस हाउस का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यानी वोटिंग करने के लिए उस मिनिस्टर को उस हाउस का मेंबर होना ज़रूरी है, बट अगर वो मेंबर नहीं है तो बस वो वोटिंग नहीं कर सकता। उसके अलावा वो उस मीटिंग को बैठ सकता है, उसमें जो है अपनी जो भी अपने व्यूज़ वगैरह वो दे सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस में चल रही है, या फिर एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की चल रही है, ठीक है। यहाँ तक कि जो जॉइंट सिटिंग जो की जाती है लोकसभा राज्यसभा की, वहाँ पे भी आपको अटॉर्नी जनरल देखने को मिलेंगे। अब आपको मिनिस्टर का रोल तो भाई क्लियर हो गया कि अगर मान लो लोकसभा का मिनिस्टर है, अपनी मीटिंग में भी लोकसभा की कोई भी मीटिंग हो रही है तो वहाँ पर वो बैठ सकता है, बोल सकता है, वोट भी डाल सकता है। बट अगर वो लोकसभा का मिनिस्टर या मेंबर अगर मान लेते हैं राज्यसभा की मीटिंग में जा रहा है, तो वहाँ पर वो सिर्फ बैठ सकता है, बोल सकता है, बट वोट नहीं डाल सकता। अब हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल बेसिकली जो गवर्नमेंट होते हैं उसके वो लॉ ऑफिसर होते हैं। यानी जो गवर्नमेंट, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर मान लो कोई भी केस करता है कोर्ट में, तो जो गवर्नमेंट का जो पक्ष रखते हैं जुडिशरी के सामने, वो कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। तो जो अटॉर्नी जनरल है उसको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि भाई सरकार किस तरीके से काम कर रही है, तो इसलिए उन्हें परमिशन दी गई है कि लोकसभा में या फिर राज्यसभा में या फिर जॉइंट सिटिंग में जो भी प्रोसीडिंग चलाई जा रही है आप उसमें आइए, अगर चाहते तो आप उस प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, सुन सकते हैं किस तरीके से जो है सरकार काम कर रही है। बिकॉज कल को अगर मान लो किसी केस के बेसिस में अगर सरकार को उन पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, तो जो अटॉर्नी जनरल है उनके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई सरकार की इस प्रोसीडिंग में क्या बातचीत हुई थी या फिर किस तरह से वो डिसीजन लिए थे। तो इसलिए हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, मिनिस्टर को चलो परमिशन दी गई है बिकॉज वो मिनिस्टर हैं, बिकॉज वो मेंबर है हाउस के। बट इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल आपको मेंबर नहीं देखने को मिलेगा, ना ही वो लोकसभा के मेंबर है, ना ही राज्यसभा के मेंबर हैं। बट क्योंकि वो जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, उसके वो लॉ ऑफिसर हैं, इसके लिए उन्हें जो है दोनों हाउसेस की जो भी मीटिंग्स चल रही हैं उनमें वो बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ तक कि जो जॉइंट सिटिंग जो कंडक्ट की जाती है वहाँ पे भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वहाँ पे अपना वोट नहीं डाल सकते। इसलिए वोट नहीं डाल सकते बिकॉज अटॉर्नी जनरल जो है किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा देयर आर 2 रीज़न अंडरलाइंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। पहला कि अ मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ अ हाउस ऑफ विच ही इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक है, यानी कि ऐसा मिनिस्टर जो उस हाउस का मेंबर नहीं है बट उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, अ मिनिस्टर बिलोंगिंग टू द लोकसभा कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ राज्यसभा एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली जो राज्यसभा का मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। इसके अलावा देखने को मिलेगा कि मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर, तो ये भी हमने बात करी, वो मिनिस्टर जो कि मेंबर है किसी पर्टिकुलर हाउस का, तो वो उस अपने हाउस में वो वोटिंग भी कर सकता है, बट अगर दूसरे हाउस में जा रहा है तो वहाँ पे वोटिंग को छोड़ के बाकी जो भी काम करने हैं बोलना है वो कर सकता है। बट एक ऐसा मिनिस्टर जो कि मेंबर नहीं है, ना ही वो लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है, तो क्योंकि हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविज़न एक्ट मतलब ये प्रोविज़न को डाला हुआ है कि एक ऐसा मेंबर ना ही मतलब एक ऐसा पर्सन जो ना ही वो लोकसभा का मेंबर है ना ही वो राज्यसभा का मेंबर है, फिर भी वो मिनिस्टर बन के रह सकता है, बट सिर्फ 6 महीने के लिए। यानी 6 महीने के अंदर उसे या तो लोकसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी या फिर राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो चीज़ बोली गई है कि अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस, कि भले ही वो अभी के टाइम पे वो एक मिनिस्टर बना हुआ है बट ना ही वो लोकसभा का मेंबर है ना ही वो राज्यसभा का मेंबर है। इट मीन्स वोटिंग वो ना ही वो लोकसभा में कर सकता है ना ही राज्यसभा में कर सकता है, बट हाँ जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसमें वो दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। इट शुड बी नोटेड हेयर दैट अ पर्सन कैन रिमेन अ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ तक ही वो मिनिस्टर बन के रह सकता है विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यानी कि जब तक वो दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं है, यानी सिर्फ 6 महीने तक ही वो ऐसा एज अ मिनिस्टर रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसे दोनों हाउसेस में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना ज़रूरी है, और जैसे वो मेंबर बन जाएगा तो फिर वो अपने हाउस जिस भी हाउस का मेंबर बनेगा वहाँ पर आराम से वोटिंग कर सकता है। अदरवाइज जिस हाउस का मेंबर नहीं है वहाँ पर वो बस बोल सकता है, बैठ सकता है, बट वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने पड़ेगी, कुछ राइट्स हैं जो हमारे मिनिस्टर को और अटॉर्नी जनरल को मिल रखी हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है लैम डक सेशन। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इट रेफर्स टू द लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड, दोज मेंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा हु कुड नॉट गेट री इलेक्टेड टू द न्यू लोकसभा आर कॉल्ड लैम डक्स, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि मान लो जो भी आपकी लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा का मान लो लास्ट सेशन चल रहा है, लास्ट सेशन मान लेते हैं विंटर सेशन है, ठीक है। एग्जांपल से समझ रहे हैं कि एक विंटर सेशन है जो उस लोकसभा का लास्ट सेशन है, उसके बाद वाला सेशन वो अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज सरकार का जो 5 साल का टेन्योर है वो ख़त्म होने वाला है। और मान लेते हैं कि जो विंटर सेशन है हमारा नवंबर से दिसंबर तक चलता है, ठीक है। तो ये जो लास्ट सेशन है विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर के बीच में मतलब चलता है, एंड जनवरी से जो है जो लास्ट लोकसभा उसका सेशन खत्म हो जाएगा, लोकसभा बेसिकली कह सकते हैं उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, फिर जनवरी के बाद इलेक्शंस होंगे, फिर न्यू लोकसभा आएगी, ठीक है। तो जो लास्ट सेशन था इस पुरानी वाली लोकसभा का, उस सेशन को एक लैम डक सेशन बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि वो लास्ट सेशन है उस लोकसभा का, इसलिए उसको एक नई टर्मिनोलॉजी दे दी गई है कि वो लैम डक सेशन है, ठीक है। एंड वो मेंबर्स जो उस एग्जिस्टिंग लोकसभा में, जो पुरानी लोकसभा में जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं, बट वो कहीं ना कहीं वापस से जब वो न्यू लोकसभा चुन के आएगी बट उसमें वो प्रेजेंट नहीं होंगे, वापस से रीइलेक्ट नहीं होंगे, तो ऐसे मेंबर्स जो कि पुरानी लोकसभा का तो पार्ट थे पर जो नई लोकसभा चुन के आई है वहाँ पे वो रीइलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे मेंबर्स को उनको नाम दिया गया लैम डक्स, ठीक है। तो बस ये आपको 2 वर्ड समझ में आना चाहिए कि लैम डक्स क्या होता है और लैम डक सेशन किसे बोलते हैं। तो लैम डक सेशन समझ में आ गया कि जो लास्ट सेशन है एग्जिस्टिंग लोकसभा का आफ्टर न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड, ठीक है। तो यानी जो पुरानी लोकसभा का जो लास्ट सेशन है उस सेशन को लैम डक सेशन बोलेंगे, और ऐसे मेंबर्स जो कि पुरानी लोकसभा में प्रेजेंट थे बट नई लोकसभा जब बनी है वहाँ पे वो री इलेक्ट नहीं हो पाए, यानी किस तरीके से उन्हें वापस से इलेक्ट नहीं किया, उन्हें वोट नहीं मिले, फिर जो भी रीज़न होगा तो उन मेंबर्स को लैम डक्स बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपकी क्वेरीज़ को जल्दी से जल्दी जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसका आंसर्स देने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ करते रहिए बिकॉज टाइम बहुत कम है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो एग्ज़ाम है उससे पहले जितनी भी वीडियोज़ है पॉलिटी की वो लेके आ सकूँ आपके लिए, ताकि आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।